सो जैसे कि आपने थंबनेल या टाइटल देख लिया होगा, तो टॉपिक जो रहने वाला है वो है हाउ आईपीएल इज किलिंग इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। यही है, बिल्कुल सही। उसमें हम ये भी बात करेंगे पहले स्टार्ट में कि क्या क्रिकेट बीसीसीआई ये सब कैसे आया इंडिया में, फिर इवेंचुअली जो डोमेस्टिक सेटअप हुआ कैसे, फिर आईपीएल के आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर वाई वी आर नॉट एबल टू स्केल डोमेस्टिक क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट के चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से आईपीएल को ज़्यादा मिल रही है वेटेज। एंड इवेंचुअली जो एक क्वेश्चन जो बहुत प्रोमिनेंट है कि अब जो प्लेयर्स की सिलेक्शन है वो क्लियरली दिख रही है कि आईपीएल ज़्यादा है और डोमेस्टिक क्रिकेट कम है। तो हम हज़ारों नाम आजकल सुन रहे हैं अलग अलग प्लेयर से कि ये जैसे अभी प्रियांक पांचल थे जिनकी बात हो रही थी कि उन्होंने अपने आप को घसीट लिया पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट में, पर उनको कभी मौका ही नहीं मिला। और पहले भी बहुत रहे हैं और बहुत सारे हैं ऐसे से कि जिनको बोल देते हैं, जलत सक्सेना की बहुत बात होती है यहाँ पे, बॉर्न इन रॉन्ग एरा जिनके लिए टैग बनते हैं, या काफ़ी प्लेयर्स के लिए जिनके लिए ये रील्स बनती हैं इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, है ना। ये तो ऐसे से प्लेयर्स क्यों अब वो बेचारे लॉस्ट हो रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल सही। सो अभी तो मैंने हॉट टॉपिक चल रहा है ईश्वरन वर्सेस साई सुदर्शन। हाँ, इवन वो तो एक बिल्कुल यू कैन से यू आर स्टैंडिंग देयर कि डोमेस्टिक वर्सेस आईपीएल की कहानी ये एग्जैक्टली ये दो प्लेयर्स का ही वो रहने वाला है। तो स्टार्टिंग विद पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री इंडियन क्रिकेट पे। यार बहुत पुरानी है, 1751 में पहला मैच खेला गया था जो कॉलोनाइजर्स थे ब्रिटिश और प्लस सेटलर्स के बीच में। तो ऑब्वियसली पहला प्रोविंस में पता है कि बैटल ऑफ पलासी के आसपास जो 1857 में हुआ था, 1757 के आसपास हुआ था, उस टाइम पे सारा मेजर फोकस वाज अराउंड बंगाल ओनली। तो जो पहला क्रिकेट क्लब था वो भी 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब आया था, विच वॉज द सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड। सबसे पहला 1787 में एमसीसी, जो कि क्रिकेट के सारे रूल सब लिखता है। अब सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में 1788 के आसपास ब्रिटिशर्स सेटल होने शुरू हुए हैं, तो उसके जस्ट 4 साल बाद 1792 में इंडिया में इवन कलकत्ता क्रिकेट क्लब एग्जिस्ट करता था। बाद में उसमें फुटबॉल, रग्बी वो सब भी ऐड हुआ, पर वो लेटर ऑन हुआ। और कलकत्ता क्रिकेट क्लब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इसी ने आगे चल के नींव रखी बीसीसीआई की इंडिया में भी। ओके। तो पारसीज वर द फर्स्ट कम्युनिटी, ये तो सबको पता है कि जो क्रिकेट जिन्होंने खेलना शुरू किया था। पर पारसीज तो ज्यादा पहले इस साइड ही थे या वहाँ पे कलकत्ता साइड भी थे? इस तरफ जब मुंबई में फोकस शिफ्ट हुआ, ओके, तो उन्होंने ज्यादा वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम ईस्ट से वेस्ट पे आए तो फिर जो लोकल कम्युनिटीज थी वहाँ पे भी। उससे पहले तो ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन्हीं के बीच में ज़्यादा मैचेस था, मतलब कि क्लासिस्ट गेम थी ज़्यादा, यू कैन से उस टाइम से। इंग्लैंड में तो बहुत साल, पर अगर वेस्ट में भी अगर आप देखें जब आई तो भी क्लासिस्ट ही रही थी क्योंकि पारसीज वर लाइक द टॉप मोस्ट कम्युनिटी। हाँ, मतलब ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक थे, ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड थे, पता है टाटाज ये सब वहीं से आते हैं। एंड उसके बाद फिर हिंदूज ने भी पिक किया, तो उन्होंने आई थिंक अराउंड 1886 के आसपास हिंदू जिमखाना क्लब केम अप। एंड फिर तो सबको पता है कि क्वाड्रेंगुलर सीरीज, पेंटांगुलर सीरीज मुंबई में होती थी जो रिलीजन बेसिस पे होता था। इसके भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो दिस इज हाउ थिंग्स पिक्ड अप। एंड उसके बाद 1912 में पहली बार इंडियन टीम को इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें जो महाराजा पटियाला हैं, ये फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्यों पटियाला इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है। जो मैंने पहले भी कहा था, बहुत रील्स में भी मैंने शेयर किया है कि पटियाला वाई इट होल्ड सो मच वैल्यू, की पावर सेंटर था बहुत सालों तक। जब मैं भी वहाँ महारानी क्लब या ध्रुव पांडव स्टेडियम से खेला हूँ तो दिखता था कि वाई इट इज़ द पावर हाउस ऑफ इंडियन क्रिकेट, बिकॉज 1912 में पहली जो टीम थी उसे स्पॉन्सर करने वाले और उसी को कैप्टन करने वाले महाराजा पटियाला थे। भूपिंदर सिंह जी थे उस टाइम पे। तो वो इंग्लैंड लेके गए टीम को, वहाँ पे वो मिस्टर किंग जो मिस्टर आर्थर थे, सर आर्थर थे, उनसे मिले, जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड को एशेज में भी लीड कर चुके थे, कैप्टन कर चुके थे। उनसे मिले, बात की कि आई वांट टू टेक अप क्रिकेट एट अ बिगर लेवल इन इंडिया। तो उस टाइम पे आईसीसी वाज इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, इट वाज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल व्हाट वी सी टुडे। तो इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल ने इनफैक्ट उस टाइम पे जब लंदन में अपनी मीटिंग्स रखी थी तो वहाँ पे कलकत्ता क्रिकेट क्लब को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था।
तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे दे ऑल्सो हैड प्लान्स की, बिकॉज रीजन क्या था ना, ब्रिटिशर्स ऑल्सो सॉ इट एज अ कॉलोनियल टूल. उनको लगता था कि जैसे ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन उन्होंने वो क्लासिस्ट क्रिएट किया था ना, कि जो हमारी टाइप के एजुकेशन में है, दे आर नाउ लाइक आर वेल बिहेव्ड ऑफिसर्स वो गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, वो करेंगे हमारे बिहाफ पे. तो वो क्रिकेट के साथ भी वैसा सही मेंटालिटी रखते थे. तो अगर आपने देखा हो तो इवन अमेरिका में और अर्जेंटीना में क्रिकेट वॉज पिकिंग अप लाइक एनी थिंग. The US was supposedly the third or the fourth best team, and then Argentina. They never picked up. क्यों? Because Argentina पहली बात तो was not under the colonial rule, British rule के अंडर नहीं था, और US तो चली इंडिपेंडेंट हो चुका था. तो ICC इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल का ये उस टाइम पे मैंडेट था कि जो क्राउन के नीचे नहीं है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. तो जस्ट बिकॉज कि वो रिकॉग्निशन जो नहीं मिली, दैट्स व्हाई वी डोंट सी टीम्स लाइक अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में क्लब कल्चर अभी भी बहुत स्ट्रांग है, अभी भी बहुत सारा, बहुत अमेजिंग लेवल ऑफ क्लब्स एग्जिस्ट, क्रिकेट क्लब्स. या अर्जेंटीना अपने आप में बड़ा क्यूरियस सा केस है. इट कुड हैव बीन द वर्ल्ड पावर आल्सो. वो एक टाइम पे तो इकोनॉमी के बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा था. देखो ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो उनकी कितनी ब्रिलियंट है, कितने सारे मिनरल रिसोर्सेज और सिल्वर, ये वो बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है. जस्ट दैट इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पुअर गवर्नेंस एंड पुअर इकोनॉमिक मॉडल्स. अदरवाइज इट कुड हैव इवन आउटरन यूएस आल्सो. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज बॉर्डरलाइन चैलेंजिंग यूएस आल्सो इन 1950s एंड ऑल के टाइम पे मैं बात करूं. तभी तो यूएस इज सच अ अमेजिंग मॉडल कि वो थ्रू द टाइम्स, टेस्ट ऑफ टाइम्स को भी झेल के जिस तरह से एग्जिस्ट कर गया. ठीक है ना, दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर डे. तो उसके बाद फॉर अदर चैनल ऑल्सो आई वुड से. तो उसके बाद जब आर्थर ने उस टाइम पे महाराजा पटियाला को कहा कि ठीक है करते हैं, बीसीसीआई बनाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, और इंडिया को भी आईसीसी का पार्ट बनाते हैं, पर पहले आप लोगों की सहमति तो लो. तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस बुलाई जहाँ पे जितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी उन सबको बुलाया. वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया वाज एट दैट टाइम. कुछ जगह ऐसी थी जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल थी, कुछ ऐसी थी जो बेसिकली आप कह लो कि वैसाल्स थी, कि वहाँ पे राज्य अभी भी थे बट वो इनडायरेक्टली कंट्रोल होते थे. तो उन सबको भी कॉमन पेज पे लेके आना बहुत ज़रूरी था. तो सभी को, दिल्ली की रियासत थी या अवध था, पंजाब था, उन सबको बुलाया गया, एक कॉमन पेज पे लेके आया गया. और फाइनली मद्रास में ये 1928 के आसपास बीसीसीआई का एग्जिस्टेंस आया. तो ये ऑलमोस्ट 100 years अवे नाउ, ऑलमोस्ट 100 साल आगे हम आ चुके हैं. तो प्राइवेट बॉडी थी उस टाइम पे भी. ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर तो आता ही नहीं था. गवर्नमेंट के अंडर तो क्या भी आता, हमें तो उस टाइम पे नॉमिनल स्टेटस भी नहीं से मिला था. तो देन 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई. उसका नाम पहले तो डोमेस्टिक ट्रॉफी था. 2 साल के बाद 1935-36 सीजन में उसका नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया, जिसका इंस्पिरेशन था रणजीत सिंह जी, जो कि नवानगर के राजा रह चुके थे और इंडिया से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले प्लेयर थे. रणजी ट्रॉफी पे बाद में आते हैं. पहले उससे पहले मैं ये ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि बीसीसीआई का हुआ कैसे, मतलब फॉर्मेशन कैसे हुई थी बीसीसीआई की एज अ बॉडी. मतलब डिफरेंट कैसे फ्रॉम, पहले तो फॉर्मेशन कैसे हुई, जैसे फॉर्मेशन तो वो एक मीटिंग हुई वहाँ पे जहाँ पे महाराजा पटियाला ने उसे लीड किया और वहाँ पे कॉमन कंसेंसस से इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो उसका नाम तब भी बीसीसीआई ही था. हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया रखा गया. ओके. 1928 से. मतलब जबकि इंडिया एज अ कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं तो थी, तभी तो प्राइवेट बॉडी रही. उसके बाद भी अगर आप देखो तो ये चीज़ काफ़ी हद तक चैलेंज भी हुई है. तो ये जो आज तक बीसीसीआई इंडिपेंडेंट ही चल रही है, ये इसके बीज इन्होंने तब से जो बोए हुए हैं तब से वही चलते जा रहे हैं. हुआ क्या, आप देखो कि क्रिकेट वाज लाइक अ डिफरेंट टूल ऑल टुगेदर. जो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके अंडर कभी भी नहीं आई. तो 2004 में देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग, जैसे अब इंडिया पाकिस्तान मैचेस की बात थी, उस टाइम पे क्या हुआ कि बीसीसीआई सेड कि हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को नहीं मानते, हमें मैच करवाना है, गवर्नमेंट कुछ और भी कह रही है, वी डोंट वांट. तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट तक केस गया. तो सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने ये कहा था कि जो टीम खेलती है हमारी, वो बीसीसीआई की टीम है, वो इंडिया की टीम नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग अंडर द फ्लैग और एनी नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. ओके. तो जो अगर आप स्टार देखते हो ना हेलमेट के ऊपर, हाँ, वो जो इंडिया का बेसिकली स्टार एम्बलम है, उसे 90% मिलता जुलता है. इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम. तो जैसे हम देखते हैं कि प्लेयर्स उसे चूम भी रहे होते हैं ऑल, तो इट्स लाइक, obviously I'm not very sure even players would also know this,
बट टेक्निकली इट इज नॉट द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. जो स्टार ऑफ इंडिया है वो नहीं है, वो 90% सेम है उससे, पर वो उसी से इंस्पायर होकर डिजाइन बना था. इसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, इसको लेके काफी बार कोर्ट केसेस भी हुए कि इसे चेंज करो, इट इज अ डिसगाइज एंड एवरीथिंग, पर वो 90% सेम है, इट इज नॉट 100% सेम. इट्स नॉट द एक्चुअल स्टार ऑफ इंडिया एम्बलम, क्योंकि वो तो अब यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, यू आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एन एनजीओ, बट यू आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इस पे क्वेश्चन आया, तो फिर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, तुम टीम का नाम बीसीसीआई कर दो, तुम इंडिया वर्ड यूज भी कैसे कर रहे हो? तो हाउ यू कैन नॉट यूज द वर्ड इंडिया देन. दैट इज व्हेन बीसीसीआई डिसाइडेड कि ओके, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे पर हम गवर्नमेंट की चीजों को चैलेंज नहीं करेंगे. जो नेशनल स्टांस होगा वही अल्टीमेटली हम भी फॉलो करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया पाकिस्तान से मैचेस नहीं है तो पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे, और बाकी सारी चीज़ों को हम, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो ओवरऑल आउटलुक ऑफ द कंट्री, हम उसी को एडहर करेंगे, हम गवर्नमेंट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे. दैट इज वाई काफ़ी बार पीसीबी इन सबसे प्रेशर आता है ना, कि आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप तो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, आप तो एक प्राइवेट बॉडी हो, वाई आर यू नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा जो आईसीसी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से. पर जब अब ये एक क्लियर डिवाइड है, अगर देखें क्लियर एक बड़ी लाइन खींची हुई है कि बीसीसीआई इज नॉट द बोर्ड रिप्रेजेंटिंग इंडिया. अगर देखा जाए इट इज आईसीसी में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन इंडिया का बीसीसीआई ही है, पर इंडिया की तरफ से दे आर नॉट मतलब कि ऑफिशियल वो नहीं है. ये इंडिया की तरफ से वही ऑफिशियल है, बट दे आर नॉट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट. और कोई ऐसा ऑफिशियल बोर्ड और एग्जिस्ट नहीं करता है, करता ही नहीं. प्राइवेट बॉडी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईसीसी. क्या ये ऐसे और भी किसी कंट्री में ऐसे इंस्टेंसेस हैं या किसी बोर्ड ऑलमोस्ट काफी जगहों पे ऐसा सही है. ऐसा सही है. हाँ, जो ये अगर आप हमें हैरानी सिर्फ इस बात की हो रही है क्योंकि इंडिया बिंग मतलब खास करके जिस टाइम पे ये बना है, तो वी वर मोर ऑफ अ सोशलिस्ट. तो हम कुछ भी बनाते थे, कोई भी बॉडी बनाते थे, वो इवेंचुअली इंडिया के अंडर ही आती थी, है ना, बिकॉज वी वर फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ रशिया एज वेल, है ना. तो ये एक एक्सेप्शन निकल के आई है अपार्ट फ्रॉम ऑल. तब भी ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है द डोमेस्टिक लेवल, एंड तभी ये फ्लरिश भी करी है. फ्लरिश भी की है कोई कुछ चीजों में. यस, इट हैज बीन एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली. नहीं, मेरे को ये बताओ कौन सी और स्पोर्ट्स है जो जिसमें हम पहले बुरे थे, बाद में हम बहुत एक्सेप्शन हुआ है एट मास लेवल? कौन सी है? बैडमिंटन है. ओके, इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स देन. वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होगी. टीम स्पोर्ट्स में नहीं है कोई भी एग्जांपल. टीम स्पोर्ट्स में तो बस ऐसे है कि चढ़ता है फिर रिवाइवल. अब जैसे फुटबॉल में देख लो, अब फिर क्या हाल है अपना, मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि अब थोड़ा इंप्रूव होगा, बट नहीं हो पा रही बात है. नहीं हो पा हॉकी में भी हॉट एंड कोल्ड ही रहा है. हॉकी में भी वो थोड़ा सा जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने करा सपोर्ट तो दिखा, पर अगेन उतना बड़ा शायद मुझे नहीं लग रहा पुश मिला है हॉकी को. कुछ चीजें दिखी है, बट हाँ, हमने उससे अच्छा वो एरा देखा हुआ है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट निकला है ग्लोबल लेवल पे, दैट इज आईपीएल, वो इसीलिए निकल पाया. और अब ये सोचो कि अर्जुना अवार्ड हो गए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गए, इन सब के लिए बीसीसीआई प्लेयर्स को रिकमेंड करती है, बट दे आर नॉट एफिलिएटेड टू इंडियन गवर्नमेंट. इट्स नॉट अ नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी जिसके अंडर आते हैं. दे आर प्राइवेट प्लेयर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बीसीसीआई. तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर. इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट. एंड जस्ट बिकॉज़ ईसीबी में भी है, ईसीबी के साथ भी है, आयरलैंड के साथ भी है, वेस्ट इंडीज के साथ भी है. वेस्ट इंडीज तो कोई कंट्री ही नहीं है ना. एंड जस्ट बिकॉज कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें आप ये समझ लो कि इंडिया के हैं पर इंडिया की नहीं है ना, कि बोर्ड इंडिया का है पर इंडिया गवर्नमेंट के अंडर नहीं है ये, मतलब ये प्राइवेट बॉडी है. इसीलिए बीसीसीआई को कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि उनको ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को इम्प्रूव करना है. तब भी हो रही हैं चीजें, इट्स अ मिरेकल, बट उनकी तरफ से नहीं है. तो ऑब्लिगेशन किसका है? स्टेट बोर्ड्स का. पर यही एक रीज़न है कि इसीलिए ताकि ये पीछे से दोनों की सांठ-गांठ चलती रहे, इंडियन गवर्नमेंट एंड बीसीसीआई, इनकी सांठ-गांठ जो इनकी पार्टनरशिप है वो चलती रहे. इसीलिए वी सी मेजॉरिटी ऑफ पीपल कमिंग टू एडमिनिस्टर बीसीसीआई. वो अदरवाइज वो फ्लरिश भी नहीं करने देंगे ना. नहीं, वो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल पार्टीज या उनसे एफिलिएटेड लोग जो हैं वही सबसे ज्यादा इनको करते हैं. और अब ये सोचो, स्टेट बोर्ड्स किसके अंडर आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे. तो जो जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, मान लो केरला का एग्जांपल लेते हैं, केरला में तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो वो रन करेंगे. और वो तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ सेम पिक्चर पे भी नहीं है.
वेस्ट बंगाल की बात करें तो कहाँ भी कहानी यही है। तो अब वो ऑब्वियसली अब वो क्या लॉबी नहीं करेंगे, वो केरला नहीं चाहेगा कि जो मेरा प्लेयर है वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे, या वेस्ट बंगाल नहीं चाहेगा कि मेरे जो ईस्ट लॉबी है वहां से प्लेयर आए। और जो बीसीसीआई है उसमें ज्यादा कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इतने मेजर चीजों पे सेम इशू पे नहीं आ पाते। डू यू थिंक सो दैट कैन इवन हैपन? लोकल लेवल पे आप देख लो, अगर मैं लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं तो जो पावर में होती है मोरलेस वही गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है इन सब बॉडीज को भी। तो जो पहले वेस्ट लुधियाना से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ही वॉज द हेड, तो उनके प्रेफरेंस ऑर्डर भी था, उनको था कि जो मेरे प्रेफर्ड प्लेयर्स हैं या मेरे इकोसिस्टम से आते हैं उनको मैं सपोर्ट करूं। और आप सोचो कितने माइक्रो लेवल पे ये सपोर्ट उनको चाहिए। आप जिस कहाँ के काउंसलर हो, आप चाहोगे मेरे उस रीजन में से वेस्ट लुधियाना का भी अगर एक सिविल लाइन एरिया तो वहां से जो बच्चा खेल रहा है वो इन लुधियाना टीम में आए। आप ऐसे समझो कि अगर कोई बच्चा कोई रैंक निकालता है तो दुनिया जहान के सारे इंस्टीट्यूट्स बताने लगते हैं हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो ये तो क्रिकेट टेलीवाइज स्पोर्ट्स है जिसपे सबसे ज्यादा आई बॉल्स हैं, तो कौन नहीं कहना चाहेगा ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। आप ये सोचो पूरे अगर सब कुछ हम मिला लेना, बीसीसीआई एक साल में रफली 1846 मैचेस करवाती है। अगर मैं अंडर 16 ये सब गिना लूं, मतलब ऑन एन एवरेज आप एक दिन के 5 मैचेस गिन रहे हो। अब वहां पे सोच सकते हो कितने ऑलमोस्ट 10,000 प्लेयर से 20,000 प्लेयर इन्वॉल्व है। उन सब को मतलब आपने एक सिस्टम के अंदर ढालना है जहां पे आपका सेंट्रलाइज, देखो दे सबसर्विएंट नहीं है ये बोर्ड्स, जितने स्टेट बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं दे आर नॉट सबसर्विएंट। कोई रीजन क्या है कि आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन अलग हो सकता है। प्लस अगर मैं पीसीए की बात करूं फॉर दैट मैटर, जो मिस्टर बिंद्रा थे वो पीसीए के प्रेसिडेंट कितने साल, ऑलमोस्ट 30 साल रहे हैं। तो ऐसे में इसको डेमोक्रेटिक तो कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कैसे कर दोगे आप? इट्स लाइक ये इसको तो रिजीम बोलेंगे ना, रजीम्स हैं। आप स्टेट बोर्ड में ये सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि 25-30 साल के लिए बैठे रहते हैं लोग और फिर उनकी मोनोपोली हो जाती है। जो उनको पसंद है वो प्लेयर ऊपर जाएगा, जो नहीं है उनको तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इतनी सेंट्रलाइज्ड लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं एट दैट, उनको एक ऊपर लेवल पे सेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं वैसे तो इस पे एंड में आऊँगा, पर मुझे यही कितना बड़ा एक रीज़न लगता है कि वाई वी डोंट सी गुड क्रिकेटर्स या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कमिंग फ्रॉम रणजी। इंस्टेड जो ज़्यादा डेमोक्रेटाइज्ड है आईपीएल, उसमें से हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल रही है। ये एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, यहाँ पे अगर आपकी बनती नहीं है बात, कोच तो आपको कोच प्रमोट नहीं करते है ना, जैसे आशुतोष का एग्जांपल था। बिल्कुल सही। पर यही हमने उनको क्या कहते हैं, अब दो टीम्स पे उनको ऐसे मैचेस में खेलते हुए देख लिया जहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर इनके स्पिन प्ले या स्लो बॉल्स पे या स्लो पिचेस पे अगर गेम अच्छी हो गई तो वी माइट सी आशुतोष एज शशांक ले लो आप। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कोई कंसिडरेशन सेट में भी नहीं रखता। अब आज जीसन अंसारी देख लो, कितने सालों से धक्के खा रहे थे, तो कंसिडरेशन सेट से बाहर हो चुके थे। कब से आईपीएल खेले, वो ऋषभ पंत वाले एरा से खेल रहे हैं। ऋषभ पंत की टीम में थे वो 2016 वाली, और कहाँ गायब भी हो गए इतने साल। और मतलब एक सिंपल और चीज़ सोचो, मैं जब खुद खेला हूँ पटियाला में, तो हमारे वहाँ पे एक बॉलर था, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसे हम वसीम बोलते थे, बिकॉज ही वॉज, हवा में स्विंग होती थी उस बच्चे की बॉल 13-14 साल की एज में। हिटर था, जेन्युइन पेस, मतलब मैं उसे खेला हूँ नेट्स में, मेरे से तो टच भी नहीं होती थी कई बार, तो इतना उसकी बॉल होती थी। उसको कभी ट्रायल्स तक का मौका नहीं मिलता था, बिकॉज हिज डैड वाज अ ड्राइवर इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ पटियाला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ड्राइवर थे। तो ही कुड नॉट इवन गेट द ट्रायल्स। नो डाउट चीज़ें फ़र्क आई हैं, आईपीएल ने इस चीज़ को काफ़ी ब्रेक किया है कि अब हम ऐसे ऐसे प्लेयर्स को जगह आते देख रहे हैं, जैसे अब विग्नेश पुथूर हैं जिनके फादर ऑटो चला रहे थे, जो कभी कंसिडरेशन में आते ही ना, जो कभी केरला के लिए तो कभी शायद खेल भी ना पाए, पर वो कहाँ एमआई के लिए खेल गए। शायद 1-2 सालों में इंडियन टीम में भी आ जाकर अपने आप को पिकअप कर लेते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो एग्जांपल्स ही नहीं अब खत्म होते। तो ये मैंने तो खुद अपनी आंखों से वो चीजें देखी हैं। या वैसे एक टाइम पे जो बीसीसीआई वो लेके आई थी अपना मॉडल, जिसमें ये इरफान पठान वो सारे प्लेयर्स जो हमें मिले थे, जो हमने अपने एमएसजी वगैरह में पॉडकास्ट भी किया उसके ऊपर। हाँ, और वो भी जगमोहन डालमिया का विजन था, he wanted to bypass the zonal ecosystem, पर वो नहीं चल पाया ना। एक मेरे को इससे ना याद है, हमें ना जगमोहन डालमिया जी पे भी एक पॉडकास्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। करेंगे पक्का से, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकली सोचो, उन्होंने भी तो ये जोनल इकोसिस्टम को, ये जो पॉलिटिक्स है इसको तोड़ने की कोशिश की थी।
जो हमने वो रिसर्च डेवलपमेंट विंग वाली बात की थी, हमने पूरा पॉडकास्ट किया था, ही वांटेड टू बेसिकली कम अप विद अ डेमोक्रेटाइज वे ऑफ सिलेक्शन ओनली, कि जो जोनल पॉलिटिक्स से बाहर निकाल पाऊं, पर शरद पवार ने आते उसे वापस ले आए 2006 में, क्योंकि उनको लगा कि यार उससे पॉलिटिकल लोग नाराज हो जाते हैं। बिकॉज आप ये सोचो, लोकल लेवल पे आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स इन माई ओन सर्कल्स जहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस ने इसके लिए अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए भी किया है। आई हैव सीन, मतलब मेरे नोन में एक हैं, मतलब जिनके मतलब नेफ्यू का करियर गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ही वॉज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विद दैट, और वो निहाल वाले बैच में खेला और बहुत अमेजिंग लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर था, बट अब इजीली प्लेड रणजी, उसके पास स्काउटिंग से ऑप्शंस भी थे, वो इतना ज़्यादा डीमोरलाइज हो गया उसने क्रिकेट ही छोड़ दी है। आई थिंक ही इज मूव टू इधर कनाडा और वेदर ही इज इन इंडिया आई डोंट नो, मैं 2-3 साल पहले मिला था। तो चीज़ें इस तरह की है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है एज फार एज बीसीसीआई इज कंसर्न, बिकॉज आप बीसीसीआई को तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन कर पाए, पर स्टेट बोर्ड जैसे काम नहीं कर रहे हैं ना, और स्टेट बोर्ड में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उसमें सिटी लेवल पे पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, स्टेट लेवल पे अलग हो सकती है, नेशनल लेवल पे बिल्कुल अलग हो सकती है। तो वहां पे हर सिटी, हर मोहल्ला चाहेगा मेरा प्लेयर ऊपर जाए, तो उनको फिर अलाइन करके आप ऊपर लेके आओ स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल से मेक श्योर करो कि जोनल पॉलिटिक्स से आप बाहर निकलो, फिर मेक श्योर करो आप ऊपर आ जाओ। दैट इज वाई बीसीसीआई ने इतने साल क्या किया, इन्होंने सिर्फ 6 या 7 सेंटर्स रखे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इन सेंटर से जो लोग आ रहे थे वो इजीली इंडियन टीम में घुस रहे हैं, ऑब्वियसली चंडीगढ़ बिकॉज ऑफ पीसीए, और जो बाकी बेचारे फिर शक्लें देख रहे थे। तो वी हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पीपल हु हैव बीन एबल टू ब्रेक दिस मोनोपली। पटौदी का काफ़ी उनमें नाम आता है, नवाब पटौदी को तभी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उन्होंने बिशन सिंह बेदी ऐसे ऐसे प्लेयर्स को चांस मिला दिया, जिससे चलते फिर ऑब्वियसली आगे जाके कपिल देव वैसे ऐसे प्लेयर्स निकल के आए। जगमोहन दालमिया को बहुत क्रेडिट जाता है इसके लिए, बिकॉज उन्होंने एक जो सिस्टम क्रिएट किया उससे हमें MS धोनी, सुरेश रैना ऐसे प्लेयर्स मिले, अदरवाइज ये सारे प्लेयर्स कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे इंडिया के लिए खेलने का। अभी हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज हम भावनाओं में बह गए हैं। मेरे को था कि ये तो हमें बताना ही है ना अल्टीमेटली। बीसीसीआई जब अब जितने भी मैचेस होते हैं जो इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया न्यूजीलैंड है, तो अब जो उसकी बीसीसीआई क्या स्टेडियम्स, जिन भी स्टेडियम्स में होता है वहाँ पे बीसीसीआई पे करती है कि सिक्योरिटी को पे करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है, ऑलमोस्ट 50-60 लाख के आसपास दे हैव टू पे फॉर एन ODI T20 फॉर पुलिस। ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम तभी जब 2009 में हमारे यूनियन इलेक्शंस थे, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में IPL को शिफ्ट किया गया, बिकॉज तब गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम इलेक्शंस के चलते आपको IPL में सिक्योरिटीज नहीं दे पाएंगे। 2014 में भी सेम ही हुआ था, इसलिए। और ये रेट्स कैसे फिक्स होते हैं? आई थिंक मतलब ऑब्वियसली बेस्ड ऑन, बिकॉज क्या आपको उस टाइम 1 या 2 दिन के लिए जो पुलिस फोर्स लग रही है उनके क्या खर्चे हैं, प्लस लॉजिस्टिक्स का क्या ये भी होता होगा कि यही सोच के ही, मतलब जैसे स्टेडियम्स तो मेरे पास और भी थे बहुत सारे जहाँ पे मैचेस हो सकते थे, क्या जिन स्टेडियम्स के ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे क्या कहते हैं स्टेट बोर्ड्स के साथ बीसीसीआई के, उन्हीं को ही प्रेफरेंस दी गई थी कि यहाँ की IPL टीमें बनाई जाए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जब मैचेस कराने हैं तो वी आर इन अकॉर्डेंस, हमने रेट रूट पक्का करा हुआ है, बहुत इजी होगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कैसे एग्जिस्टेंस में आया, वानखेड़े क्यों आना पड़ा, बिकॉज उस टाइम पे ब्रबॉन तो एग्जिस्ट करता ही था, बिकॉज ब्रबॉन वाज नॉट ऑन द सेम पेज विद BCCI। वहाँ पे जो मतलब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन था वो अलॉय नहीं कर रहा था, तो दैट्स वाई जो उस टाइम मिस्टर वानखेड़े थे, जो खुद बहुत एस्टूट पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक अलग स्टेडियम इंट्रोड्यूस किया, और लगभग 50 साल पहले, और नाउ इवन BCCI का हेडक्वार्टर भी वानखेड़े में एग्जिस्ट करता है। तो अब सोचो ना कि दिस इज हाउ द एंटायर इकोसिस्टम केम इनटू इट। एंड क्या यहाँ से मुंबई लॉबी और स्ट्रांग हो गई थी इसी रीजन से? बिल्कुल सही, फर्क तो पड़ता ही है उससे, बिकॉज आप पावर सेंटर आपके हाथ में आ गया तो प्रेफरेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लोकल प्लेयर्स का। यार प्रेफरेंस के साथ साथ ना इट गोज बैक टू द सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज प्लेयर्स निकलेंगे तो वो अपने अकेडमीज बनाएंगे, पैसा डालेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर हो ही जाएगा ना वहाँ पे। यही रीजन है, बिकॉज जो अभी करंट गवर्नमेंट है, तो करंट गवर्नमेंट की जो 2 स्टेट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, गुजरात है और उत्तर प्रदेश है, तो जो 2 नई IPL टीम्स आई हैं वो इन 2 में ही आई, लखनऊ एंड गुजरात।
वो यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पे दे आर मोर कंफर्टेबल विद And लोकल बोर्ड्स. they're investing heavily in the stadiums also. Varanasi में we know such a big stadium is coming up. हरियाणा में is a huge stadium is coming up. तो वो तो है ही ये चीज़ें. देखो end of the day 18,000 करोड़ की लिक्विडिटी पे आप बैठे हो, ठीक है ना, आपको कहीं तो डिप्लॉय करना है. डिप्लॉय करना है. और मैंने जितना पॉलिटिशियंस के साथ खुद पर्सनली इंटरेक्ट किया है, काम किया है पास्ट लाइफ में, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए, उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि वो ना पावर को लेके ज़्यादा हंग्री होते हैं. वो पैसे को लेके उनको तो मैटर नहीं करता. पैसा उनको पता है इंक्रीमेंटल चीज़ नहीं है. 100 से 101 होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा. पावर 100 से 101 होगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो इसलिए उनको भी होता है कि फंड्स हैं तो डिप्लॉय करो. मतलब मैंने जनरली बहुत बहुत रिसेप्टिवनेस देखी है पॉलिटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. उनके अराउंड ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा ख़राब होती है, वो ज़्यादा मीन मेक करने वाली होती है. तो इसीलिए जिन जिन स्टेट्स में अब मोनोपोली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपनी उन जगहों पे पैसा पंप कर रहे हैं. और वहाँ हम थोड़ा डेमोक्रेटाइज वे ऑफ वर्किंग भी देख रहे हैं कि ज़्यादा BCCI से अलाइंड भी होएगा. अब इससे सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि जो संजू सैमसन कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी. केरला क्रिकेट एसोसिएशन किसके साथ अलाइंड होएगी, सबको पता है. वहाँ जो गवर्नमेंट है वो BCCI के साथ ही सेम पिक्चर पे नहीं है. तो एक प्लेयर हु इज गेटिंग ऑल द लाइमलाइट, आप ये नहीं देख रहे हो कि हमारा फाइनली रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हमें, कि हमारी स्टेट से एक बंदा IPL क्रिकेट टीम का कैप्टन है, इंडिया का ओपनर है. अब ये देख रहे हो नहीं जी एक दिन लेट रिपोर्ट कर रहा है, ऐसे तो हमने पूरे सीजन ही नहीं खिलाना. तो ऑल दैट हैपेंड. अब BCCI ने क्यों दोबारा से रणजी का रोना करना शुरू किया है, उस पर भी बाद में आएंगे. एक बार बताऊंगा डिसेल, बाद में आएंगे. चलो एक बार थोड़ा सा आगे, क्योंकि थोड़ा एक बार IPL को भी समझा दूं, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है कहानियां. तो पहले इंपॉर्टेंट क्यों था BCCI के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ मूव करना टुवर्ड्स IPL, ताकि ये सब खिचड़ी से बाहर निकलें. बट नाउ दे हैव टू सेटल द पावर टसल देयर आल्सो, वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. एक आपने मेंशन करा हुआ था एंटी डोपिंग कि इससे पहले एंटी डोपिंग से क्या कहते हैं कंप्लाइंट नहीं था. अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखो, आपको याद है हमने ओलंपिक्स वाला पॉडकास्ट किया था. हाँ. उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमने कॉमनवेल्थ में सब में टीम्स क्यों नहीं भेजी. एक तो डेफिनेटली हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अंडर काम करना पड़ता, जो BCCI चाहती ही नहीं है कि हमारी ऑटोनॉमी बिल्कुल भी वहाँ पे टेस्ट हो. दूसरा कंसर्न क्या है, दूसरा कंसर्न था वहाँ पे वाडा की बात मैंने की थी कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन है उसकी कंप्लायंस में आना पड़ता प्लेयर्स को, जो कि प्लेयर्स की प्रिवेसी को हैम्पर करती है. अब नाडा के साथ भी सेम चीज़ हो जाती है. आप सोचो जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो किसके पास है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास. आप फॉर एग्जाम्पल कल विराट कोहली को नाडा के साथ कंप्लाई करना पड़ रहा है, एंड मे बी आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी हाइपोथेटिकल सिनारियो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थिंक्स कि यार ये बंदे के हाथ में ज़्यादा पावर है, या मैं चाहता हूँ कि एशिया कप खेले, ये वर्ल्ड कप ना खेले. तो डोंट यू थिंक सो बिहाइंड द डोर इसके लेके ब्लैकमेलिंग्स भी हो सकती हैं. थिंग्स कैन गो हेवायर, राइट. दैट्स व्हाई BCCI हैड टू बेसिकली फाइंड अ वे कि हमारी ऑटोनॉमी ना खराब हो, और ऐसा ना हो कि हमारे प्लेयर्स को हम किसी ना किसी लूप होल में या किसी ना किसी स्कैंडल में फंसा दें, या ब्लैकमेल होने के लिए भी कहीं ना कहीं हम एक बेस बना के दे दें. इसलिए जाके 2019 में 9 अगस्त 2019 में फाइनली नाडा के साथ हम कंप्लाई हुए. और फिर अब उसके बाद हमने देखा है कि हम एशियन टीम में 2022 में हमने कॉमनवेल्थ टीम में भी टीम भेजी वुमेन की, और 23 में हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे इवन एशिया कप में भी टीम भेजी. और शायद अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप ना, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप ना कंसाइड कर दी होती तो शायद हम मेन टीम भी शायद चले जाती. अब बात करते हैं जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट की लीग्स हैं. सबसे बड़ी तो है रणजी ट्रॉफी. तो रणजी ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट एंड ऑल कैसे आया और कहाँ से इंस्पायर्ड है ये? वैसे 1934 में आया था डोमेस्टिक लीग. जब शुरू हुई ऑब्वियसली इंग्लैंड से ही इंस्पायर्ड थी इनिशियली तो, और 1935-36 सीजन में इसका नाम फाइनली रणजी ट्रॉफी रखा गया. तो रणजीत सिंह जी जो इंडिया के पहले इंटरनेशनल प्लेयर थे, जो नवानगर है वहाँ के राजा थे, और जहाँ से अब रिप्रेजेंटेशन ऑफिशियली हमारे अजय डेजा जी के पास आ चुकी है. तो दिलीप सिंह जी, रणजीत सिंह जी दोनों वहीं से थे, उनके नाम पे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी का नाम रखा गया है. तो दो ही प्लेड फॉर इंग्लैंड, ऑब्वियसली उस टाइम पे इंग्लैंड के लिए खेले थे वो, बट फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर फ्रॉम इंडिया थे वो. तो उनको ऑनर करने के लिए ये रखा गया था. और डेफिनेटली उनका जो लेग ग्लांस है उसकी बहुत तारीफ होती है, बिकॉज ही काइंड ऑफ ओपनड अप
यार अपना ये सोचो, क्रिकेट का एवोल्यूशन बड़े अमेजिंग तरीके से हुआ है। एक एक शॉट ने चीज़ें चेंज की हैं, डायमेंशन खोला कि क्रिकेट को ऐसे भी खेला जा सकता है, जैसे कि एबी डिविलियर्स ने हम करके दिखाया है या ऋषभ पंत करके दिखाते हैं। वो सब चीज़ें पहले जैसे हमारे लिए आज इतना एस्टॉनिशिंग है ना, उस एरा में लेग ग्लांस खेलना भी उतना एस्टॉनिशिंग था। अच्छा ये भी हो सकता है। तो क्रिकेट वाज लाइक इन स्ट्रेट लाइंस, वी में खेलो, वी में खेलने का ज्यादा था पहले, ये को सही। तो ये चीज़ें करके दिखाई, या स्क्वायर होता था या वी, बिल्कुल सही। तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें आई। तो अब तो 38 टीम्स हैं उसमें एग्जिस्ट करती हैं। पहले तो 8 टीम्स उनके 4 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो बेसिकली मेन ट्रॉफी के लिए खेलती हैं, और 6 टीम्स जो भी प्लेट में खेलती हैं, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं जो अपकमिंग टीम्स हैं जो भी उस लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकती। तो क्वार्टर फाइनल्स में इन 8 टीम्स के जो 4 ग्रुप्स हैं उनमें से 2-2 टीम्स आती हैं, और इन 8 के बीच में क्वार्टर फाइनल्स और फिर सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स होता है। जो इस बार विदर्भा जीती है, पिछली बार मुंबई जीती थी। तो मुंबई 42 टाइम्स जीत चुकी है और सबसे सक्सेसफुल है। और वहीं पे प्लेट के अंदर वो 6 में से 4 टीम्स पहुंचती सेमीफाइनल में, और फिर उनका फाइनल होता है। फाइनली फिर वहाँ पे प्लेट ट्रॉफी मिल जाती है। प्रॉब्लम अब इसमें भी क्या आ जाता है, एक तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है कि 38 टीम्स के बीच में मैचेस एंड ऑल रफली 3 महीने की विंडो मिलती है आपको सारी। तो स्प्लिट पार्ट में होती है जनरली, पहले अक्टूबर के राउंड शुरू होता है, फिर बीच में स्मैट और विजय हजारे आ जाता है, और फिर बाद में फाइनली दोबारा रणजी खत्म होता है। वहाँ पे आप सोचो कि 38 टीम्स के बीच में जब टीम्स बढ़ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6 हैं, सिर्फ 6 काउंटी टीम्स हैं, न्यू साउथ वेल्स, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के, विक्टोरिया, ये सब चीज़ें, यहाँ पे 38 हैं। तो कैन यू इवन मेक श्योर द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट? नॉट अब हमें दिखता है कि उर्विल पटेल ने फास्टेस्ट 100 स्कोर कर दिया, किसके अगेंस्ट? या आशुतोष ने किया था, किसके अगेंस्ट? अरुणाचल, जो क्रिकेट में प्लेट खेलता है, जो भी रिसेंटली खेलता है, उसका लेवल ऑफ बॉलर्स क्वालिटी कितना फ़र्क है। तो दिखने में लग रहा होता है कि यार मिजोरम के इस प्लेयर को क्यों नहीं चांस मिल रहा, पर अब ये भी तो देखो कि ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो खेल रहा है। तो सारे काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। तो शायद हमें इसीलिए दिख रहा है कि बड़ी स्टेजेस की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और सिर्फ इतना नहीं है, अगर तुम बाकी ट्रॉफीज़ की भी बात करो तो जो स्मैट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो सैयद मुश्ताक अली जी के नाम पे आए थे, जो फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने ओवरसीज 100 स्कोर किया था 1936 में इंग्लैंड में जाके। तो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर थे, राइटी खेले हैं, फर्स्ट क्लास का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, 13,000 से ऊपर उनके रन है, इंडिया के लिए 11 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। तो उनको ऑनर करने के लिए इस ट्रॉफी का नाम आया था। प्रोडिजी थे, चाइल्ड प्रोडिजी, बिकॉज सीके नायडू ने उनको 13 साल की एज में आइडेंटिफाई किया था। और सीके नायडू वॉज अ बिग पैट्रन ऑफ जो हमेशा महाराज थे नवानगर के, जिन्होंने ऑब्वियसली क्रिकेट को पुश किया। नवानगर हो गया यहाँ से, और वहाँ से आप गए महाराजा पटियाला हो गए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया। तो यहाँ 2 मेजर क्रिकेटिंग सेंटर पावर्स थी। तो उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी जो आता है, विजय हजारे खुद बहुत बड़े लेजेंड रहे इंडियन क्रिकेट के, बहुत ही बड़े। तो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि रही है कि उनके अंडर हमने अपनी फर्स्ट टेस्ट विन देखी थी 1951-52 में। हमने इंग्लैंड को मद्रास में, जिसे अब हम चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पे हमने पहला टेस्ट मैच जीता था और इंग्लैंड को वहाँ पे हराया था। तो ही बिकेम द आइकॉन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ऑलमोस्ट 20 साल जब हमारी पहली इंटरनेशनल टीम खेली थी, उसके बाद जाके हमारी पहली विक्ट्री आई थी। तो इसलिए विजय हजारे जी को काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन मिलती है, और उसके चक्कर में इस ट्रॉफी का नाम उनके ऊपर रखा है। वहाँ भी 38 टीम्स compete करती हैं। वहाँ ग्रुप डिवीजन थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं जो 8-8 टीम्स के होते हैं, और 2 ग्रुप्स हैं जो 7-7 टीम के होते हैं, और इन्हीं में से फिर आगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब वहाँ डेफिनेटली आप देखो, आपकी वो जो 6 प्लेट वाली टीम्स थी वो भी यहाँ घुस गई। तो फिर वहाँ आप रिकॉर्ड थोड़े स्क्यूड पे जाते हैं। इसीलिए हम शायद स्मैट की जगह IPL को वाइट बॉल क्रिकेट का ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म भी देखते हो, कि वहाँ पे कंपटीशन, एक तो 10 टीमें हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, तो वो ज़्यादा रिजिड और ज़्यादा बढ़िया भी है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़े आई बॉल्स निकले हैं। इसके अलावा और भी ट्रॉफीज हैं प्रोमिनेंट, जैसे दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप सिंह जी के नाम पे आया था, इसको बीच में बॉलिश भी कर दिया था, फिर दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या फॉर्मेट कुछ डिफरेंस है? रेड बॉल क्रिकेट है, इसमें जोनल क्रिकेट की तरह यूज होता है ये, और मॉनसून सीजन में खेलते हैं इसे, तो इसलिए विंडो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इसको खत्म किया। ईरानी ट्रॉफी होता है कि जो रणजी ट्रॉफी जीतते हैं उनके साथ रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच होता है,
ओके, तो दैट इज ईरानी सिर्फ एक ट्रॉफी। मैच होता है एक मैच होता है उसके अंदर, वो तो मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। तो वो और रेस्ट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो जो बेस्ट प्लेयर्स चुने जाते हैं बाकी आईपीएल टीम बाकी रणजी टीम्स टीम्स वो होते हैं बिल्कुल से। और एक देओदर ट्रॉफी है। वो भी इसी तरह से मतलब वो भी प्रीटी मच ऑन द फ्रिंजेस रही है, मतलब बीच उसको भी बहुत ज्यादा अब थोड़ा टेम डाउन कर दिया, इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू अब रही नहीं है। इसके अलावा और पहले भी कुछ और होती थी, क्योंकि पहले टूर्स इंडिया के इतने कम होते थे। अगर आप देखो तो पहले चैलेंजर ट्रॉफी थी जहाँ पे इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन, इंडिया ब्लू वो सब होता रहता था। अब ना एक्चुअली बीसीसीआई का ज्यादा फोकस आईपीएल के बाद भी 8 ओवर्स पे हो गया है। मतलब जो प्लेयर अच्छा कर रहे होते हैं पोटेंशियल, मान लो रणजी से नहीं भी दिखा आपको, आईपीएल से दिखा, तो उनके रेड बॉल क्रेडेंशियल्स कैसे चेक होते हैं 8 ओवर्स पे, क्योंकि 8 ओवर्स में उनको लगता है ज्यादा कंपटीशन दिखेगा, ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि जनरली 8 और टीम में अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का, जैसे अभी इंडिया खेली इंग्लैंड लायंस के, है ना, तो उसमें मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के वो प्लेयर्स भी खेले हैं जो बहुत बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं, जैसे क्रिस वॉक्स थे, जो टोंग खेले हैं, जो में खेलने वाले हैं। तो आप ये समझो उससे क्या होता है कि जो आपकी ए टीम है उसको प्रीमियम ऑफ द प्रीमियम बॉलर मिल रहा है, वो भी एलियन कंडीशन में, तो वो प्रेपरेशन जो हो रही है वो एक्सेप्शनल है। बिल्कुल सही। तो इसलिए, और अभी तो कोविड ने थोड़ा बहुत 8 ओवर्स को लिमिट किया, अदरवाइज उससे पहले तो 8 ओवर्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा थी। जब द्रविड़ क्या कहते हैं एक वो थे, कोच थे, बिल्कुल सही, द्रविड़ ने तो बहुत ज्यादा इंपेटस दिया 8 ओवर्स के ऊपर। तो अब ये सोचो कि आपको अब बीइंग बीसीसीआई इतना बड़ा मतलब एडवांटेज है कि यू कैन ऑर्गेनाइज दीज 8 ओवर्स, यू कैन गिव योर प्लेयर्स द बेस्टेस्ट ऑफ एक्सपोजर्स। तो फिर अगर आप वहां से प्लेयर चूज कर सकते हो, देखो सिराज का मुझे अच्छे से याद है, ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट इन ऑल दीज 8 ओवर्स, ही केप्ट ऑन पुशिंग द डोर थ्रू दीज 8 ओवर्स फॉर गुड 2-3 years, तब जाके उनको मौका मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास डोमेस्टिक के सिवा इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जहां से रेड बॉल क्रिकेट भी हाईलाइट होती है। वैसे ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट में बात नहीं करनी चाहिए, पर कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि कोई 8 ओवर पे भी बहुत अच्छा कर रहा है तब भी मौका नहीं मिल रहा, जैसे अंशुल कंबोज। मतलब क्या ही बात करें यार, वो थोड़ा बियॉन्ड में हो गया, मतलब कंसिडरिंग कि इतना मैंने पार्शियलिटी जनरली देखी नहीं है, तो वो बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब वहाँ पे हर्षित राणा लुक वेरी ऑर्डिनरी, 99 रन देके 1 विकेट, वो भी पता नहीं लकी सा विकेट ही था, रन्स बैट से नहीं आए, और दूसरे बंदे ने रन्स भी मारे बैट से, एंड ही वाज ट्रबलिंग लिटरली एवरीवन, द एंटायर इंटरनेट वाज टॉकिंग अबाउट अंशुल कंबोज। चलो सर, ये इस पॉडकास्ट में से बात करनी बनती नहीं है, बट हाँ याद आ गया मेरे को, वो मुझे लगता है वो रिवर्स ऊनो हो गया एक तरह से, है ना। चलो अलग कहानी है वो। तो अभी बात करते हैं, अगर हमने ये तो ऑलरेडी बात कर ली है कि बीसीसीआई का जो रिलेशन है वो स्टेट बोर्ड्स के साथ वो बहुत अजीब सा है, एंड पॉलिटिकल ड्रिवन बहुत ज़्यादा है, एंड पॉलिटिकल थ्योरी पे वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो उस पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है उस पे भी बहुत आ जाता है। लोकल पॉलिटिशियंस से साथ लोकल बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा ये एक स्टेटस सिंबल है। जो ट्राइडेंट ग्रुप है लुधियाना का, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन पंजाब भी हैं, तो उनके जो ओनर हैं, ही इज़ नाउ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन पीसीए, जबकि उनका क्रिकेट से कोई दूर तक लेना देना नहीं है, बट वही ऑब्वियसली बात है, इट्स अ स्टेटस सिंबल, इट्स लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ लोकल पावर ऑल्सो ना, बिकॉज यू कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ इकोसिस्टम। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आज ऊपर लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट में, तो उन सबके लिए तो यू गेट ऑल द आई बॉल्स ऑल्सो। तो इट्स नॉट अबाउट द फंड्स, ऑब्वियसली इट्स अबाउट द पावर एट द एंड ऑफ द डे। तो पॉलिटिशियंस वांट टू कंट्रोल बिकॉज दैट can be a bargain also to influence certain communities, micro communities, to attract some votes towards them. That is the whole reason why this fiasco happened, जहाँ पे जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, they wanted to take all the limelight from that RCB win, और उसके चलते उसमें भी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वर नॉट ऑन द सेम पेज, तो अलग अलग रैलियां करवाने की उन्होंने कोशिश की, एक ने विधानसभा के पास करवा दिया, एक ने स्टेडियम में करवा दिया, और इतना बड़ा। इस पे हमने वीडियो बनाई है अभी तक तो नहीं बनानी है, तो मुझे लगता नहीं यार कि उस टाइम पे बात हो सकती थी, बट उस टाइम पे पर वही बात है, हम क्यों पॉलिटिकल कंटेंट बनाए। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल कंटेंट, इट्स अबाउट कि मेरे पास उतनी, टू बी ऑनेस्ट, ग्राउंड नॉलेज नहीं थी। अब है, अभी भी यार 100% ना क्लैरिटी नहीं आई, बिकॉज किसी ने कुछ ज़्यादा बताया तो है नहीं। मुझे होता है जब तक मैं बिल्कुल टू द डेप्थ जाके रिसर्च ना कर पाऊँ तो मैं चीज़ें ना दूँ, मैं एक मिसलीडिंग सा कंटेंट कभी डाल के राजी नहीं, बिकॉज डोमेस्टिक में हैव टॉक टू पीपल,
ठीक है ना, आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, तो मैंने उसके ये- बेसिस पे ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये नहीं आप चाहते कि क्या पता ये भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, है ना, वो सॉर्ट ऑफ कंटेंट नहीं बनाना, न्यूज़ चैनल नहीं बनना बेसिकली। हमें न्यूज़ चैनल नहीं बनना, दैट इज द ओनली रीजन आई डिडंट गो विद इट। तो आप ये देखो कि कितना फ्रॉम अ बीसीसीआई पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना बड़ा ये चैलेंज है टू इवन कम अप विद एन हार्मोनियस होमोजेनस इकोसिस्टम विद ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज। अब ये 38 टीम्स हैं तो 38 बोर्ड्स हैं या क्या सीन है? यार आप ये सोचो, एक और बड़ी प्रॉब्लम आई थी इसमें भी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडिया में जितनी स्टेट्स में से ज़्यादा बोर्ड्स हैं, तो कई स्टेट्स के तो मल्टीपल बोर्ड रिप्रेजेंटेशंस भी हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भा भी है, एक तो विदर्भा भी है, एक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन भी है और एक महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन भी है। तो जब लोधा कमेटी बनी थी 2015 में, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि आप अगर एक स्टेट से हो तो आपकी एक ही वोट काउंट होगी, यू ऑल हैव टू कम टू द सेम पेज, इट कैन नॉट बी, फिर तो आपकी मोनोपोली हो गई ना। जिसकी ज़्यादा बोर्ड। पंजाब के कितने हैं? पंजाब का तो एक ही है, 2 हो गए ना, चंडीगढ़ और एक पटियाला, पंजाब पंजाब और चंडीगढ़ 2 हो गए ना। इवन वहाँ सौराष्ट्र और गुजरात। तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में बेसिकली बीसीसीआई के ऊपर ये मैंडेट आया था सुप्रीम कोर्ट से लोधा कमेटी में कि भाई ये सब नहीं चलेगा। तो आपने सोचो, मतलब अपनी विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंगली चीज़ें बनी हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल वो था, जहाँ पे एवरीबडी वांटेड टू हैव देयर ओन पावर सेंटर्स, उस हिसाब से कहानियाँ बनती रही हैं। और उसके चलते काफ़ी लोग सफ़र भी किए। आप सोचो कि बिहार में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस हो गया था कि बीसीसीआई ने एक तरह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को साइडलाइन ही कर दिया। कितने साल तो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। अच्छा, कितने साल नहीं रहा वो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। झारखंड एग्जिस्ट करता था, बिहार नहीं करता था। पीछे एक मूवी भी तो आई थी ऐसी सी एक, मतलब उसके ऊपर, जहाँ दिखाया था कि वो बिहार की एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं और कितने उनको चैलेंजेस आते हैं, फिर वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं, ऐसा कुछ था। तो अभी भी सोचो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो बना है और जो जिसमें अभी वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, टीम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है। मतलब 1 या 1.5 दिन में टेस्ट मैच हारे थे, तो ये मतलब रणजी मैच हारे थे वो MI से, मुंबई से, मतलब तो मुझे याद है, लाइक वेरी हॉरेबल थिंग उसका उनका। दे आर लाइक लीप्स एंड बाउंड्स बिहाइंड अदर इकोसिस्टम। झारखंड बहुत आगे है उनसे। तो ये काफ़ी कंसर्न्स हुए हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। धीरे 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 अब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, बट आप सोचो ना, इतने माइक्रोस को साथ लेके चल पाना, इज इट ईजी? और आप वहाँ पे अपनी पावर भी लूज करते हो, बिकॉज जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली परव्यू में बीसीसीआई आ जाता है और स्टेट बोर्ड अलग पॉलिटिकल पार्टी से साथ हो सकते हैं, तो वो भी तो नहीं चाहेंगे ना कि हम अपना सेंट्रल कंट्रोल लूज करें, बिकॉज बीसीसीआई इज अ वेरी पावरफुल सीट। प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई बंदा जिसके हाथ में बहुत पावर होती है, वो शायद इंडियन क्रिकेट कैप्टन भी होता है। वो इंडिया के टॉप 5 या टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में तो आ ही जाता है, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ आई बॉल्स ऑन योरसेल्फ। हाँ, विराट कोहली रिसेंट टाइम में वो एग्जांपल रहे डेफिनेटली कि वो इतने बड़े हो गए थे कि मतलब अब यही प्लानिंग की गई कि इनको कैसे नीचे कैसे उतारे हैं, क्योंकि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये ही एमसीसी बन जाएंगे। हाँ, विराट कोहली कैन बी इक्वल टू एमसीसी। हाँ, वैसी बातें होने लग गई थी। बिल्कुल सही है, मोनोपोली थी उनकी। आई थिंक वो जब वो 2021 सीरीज में जब वो बुक लॉन्च इवेंट पे चले गए अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ बीसीसीआई, दैट वाज लाइक इट कि बस भाई ये तो ज़्यादा हो गया कि मतलब इतना क्रिटिकल चीज़। उसका प्रॉब्लम क्या थी, उससे जस्ट आगे आपका आईपीएल था। आईपीएल इज सच अ इम्पॉर्टेंट इवेंट, तो वहाँ उनको फील हुआ आईपीएल क्यों डिफरेंट है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं इसी पे। आईपीएल क्यों डिफरेंट है? हाँ, आईपीएल में मुझे एक बात बताओ कि अभी तक अगर आप एक बिजनेसमैन हो, डू यू इवन वांट टू हैव टू मच कंट्रोल ओवर थिंग्स? आप क्या चाहोगे कि यार मेरी फ्रेंचाइजी एटलीस्ट पहले पैसा कमाने जितनी हो जाए? तो कुछ 17-18 ईयर्स इन अ वेरी ऑटोक्रेटिक वे बीसीसीआई कुड रन द एंटायर शो। अब वो पावर डायनामिक्स भी चेंज होनी शुरू हुई है। क्यों? बिकॉज नाउ द ओनर्स हैव बिकम मोर एम्बिशियस। उनको है कि हमारे हाथ में पावर आए। पहले भी हुआ है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि श्रीनिवासन थे, उनके पास सीएसके भी था, सबसे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंचाइजी। एट द सेम टाइम वो बीसीसीआई को भी कंट्रोल करते थे, पर समहाउ उस नेक्सस से बाहर निकली 2014 में जब पॉलिटिकल शिफ्ट आया, पावर शिफ्ट के बीच में दालमिया आया, फिर अल्टीमेटली जेशा आके वहाँ पे बैठ गए। तो ये चीज़ें हुई,
बट डोंट यू थिंक सो कि अब दोबारा से वो जो फ्रेंचाइजीज है जो ऑलरेडी $multi-billion सेटअप बना चुके हैं वो ये नहीं चाहेंगे? और उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिक मत खेलो, हमारे कैंप्स लगाओ। जनवरी में ये सब ड्रामे होने से अनुज रावत, कितने सारे एग्जांपल्स आए। अब बीसीसीआई को दोनों डायरेक्शंस में कंट्रोल रखना है। उन्होंने आईपीएल को ज़्यादा पावर क्यों दी? ताकि स्टेट बोर्ड से कहानी बाहर निकले। बट एट द सेम टाइम गिविंग टू मच पावर टू आईपीएल मीन्स ऑल्सो काइंड ऑफ गिविंग टू मच पावर टू दीज आईपीएल ओनर्स, बिकॉज अल्टीमेटली वो तो बिजनेसमैन है ना, वो भी पावर टसल के लिए तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, उनके पास तो और तरीके भी हैं पावर गेन करने के, ठीक है ना। तो वहां पे दे हैड टू बेसिकली अगेन डू द पावर शिफ्ट। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया? विप डाल दी प्लेयर्स पे कि तुम्हें रणजी भी खेलना है, ओके, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस। सो अभी बीसीसीआई जो है वो बीच में है और वो टग ऑफ वॉर है, जहाँ पे टग ऑफ वॉर नहीं बोलेंगे, बीसीसीआई है जिसके दोनों हाथों में ऐसे रोप्स हैं और दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरफ स्टेट बोर्ड्स और एक तरफ फ्रेंचाइजीज, आईपीएल फ्रेंचाइजीज। इन दोनों को चेक में रखना है इनको, तो उसके लिए बैलेंस बना के रखते हैं। पर इसमें अभी क्या है कि जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के जो वो चाहते हैं करना, दे आर मोर ऑफ मतलब कि पैसा पैसा पैसा, है ना, पैसा एंड पावर। एक और चीज बोलूं थोड़ा सा, मुझे क्यों लगता है कि जो ये स्टेट बोर्ड्स के साथ आईपीएल टीम्स के पिचेस को लेकर लड़ाई हुई, इसमें कहीं ना कहीं फ्यूल बीसीसीआई ने डाला, खुद डाला होगा, ताकि क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो अभी क्या है, अभी ये मैं बीसीसीआई हूँ, ये अलग डायरेक्शन में है, स्टेट बोर्ड्स और आईपीएल अलग डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग हैं। और मैं अगर बीसीसीआई हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, जब ये इधर ज़्यादा कोशिश करे खींचने की तो मैं इधर एम्पावर कर दूंगा कि तुम अब खींचो इधर, ताकि मैं अपने इक्विलिब्रियम, ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल वाला, हाँ ना, वो है। अब इन सब में जो मुझे एक चीज़ दिखती है जो हो सकती है कि जो शायद हो सकता है बीसीसीआई का लेट डाउन भी हो सकता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर ये कोल्यूड कर जाए आपस में, बहुत मुश्किल है, स्टेट बोर्ड्स और आईपीएल टीम्स। प्रॉब्लम क्या है ना यार, स्टेट बोर्ड्स के अंदर कुछ जगहों पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस हैं, वहाँ तो ये चीज़ हो जाएगी जब 25-30 साल से एक ही तरह के लोग बैठे हुए पावर में, चाहे जो मर्जी हो। जैसे कि आई.एस. बिंद्रा थे, उनका कांग्रेस के साथ, अकालियों के साथ, सबके साथ अच्छा रिलेशन था, वो रूल करे हैं काफ़ी साल पीसीए को। अल्टीमेटली आके ये धूमल ब्रदर्स ने इनको आके डिसमेंटल किया और फिर इवेंचुअली नया स्टेडियम ही बनाना पड़ा। नया स्टेडियम ही बनाना पड़ गया। आप सोचोगे मुल्लापुर इसलिए बना, और इसके कारण इवन धर्मशाला को भी पावर सेंटर में क्रिएट किया। कि आप ये सोचो, वर्ल्ड कप मैचेस पीसीए को नहीं मिले। 2023 वर्ल्ड कप में मोहाली डिडंट गेट एनी मैच, वो मैचेस किसको मिले? धर्मशाला को, ठीक है ना सारे। जबकि आइकॉनिक ग्राउंड कौन सा था? पीसीए एनी डे, उसी की हिस्ट्री है। 96 वर्ल्ड कप तक में वहां पे मैचेस हुए हैं, तो उसलिए वो कहीं ना कहीं करा गया। और वो जो बिंद्रा रेजीम थी, जो पटियाला पावर सेंटर था, उससे चीज़ों को बाहर निकाला गया और वो थोड़ा सा हिमाचल की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। धूमल फैमिली के तरफ कहानी आई है, जो उनसे भी अब थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, क्योंकि अब लोग लड़ने के लिए भी और हो गए ना। हाँ, लड़ने पावर के लिए और भी थे। हिमाचल पॉलिटिक्स की इक्वेशन चेंज हुई, वो सब चीज़ें भी हुई। चलो किसी और दिन डिटेल में बताऊंगा हाउ थिंग्स हैव चेंज। तो ये कहानी भी हुई है काफ़ी हद तक। अदरवाइज आप सोचो ना कि जहाँ पे 4-5 साल के अंदर गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ पे इवन फ्रेंचाइजीज के लिए भी इतना आसान नहीं है। और एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, फ्रेंचाइजीज के इंटरनेशनल एम्बिशंस भी हैं। दे आर बाइंग टीम्स इन इंटरनेशनल लीग्स ऑल्सो। सीपीएल में उनके पास टीम है, एमएलसी में उनके पास टीम है, 100 में उनके पास टीम है, शायद बीबीएल वगैरह में भी खरीद लें। तो व्हेन यू हैव इंटरनेशनल एम्बिशंस ऑल्सो, तो यू वांट योर हाउस टू बी इन ऑर्डर। तो आप कहोगे यार ठीक है, बीसीसीआई फॉर ऑल दीज हैव डन इट वेल, हम ज़्यादा पंगे भी क्यों लें? बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत तीली भी उन्होंने लगाई है। वो प्लेयर्स ने जहाँ जहाँ रणजी मैचेस को स्किप किया है और अपने अपनी फ्रेंचाइजीज को वैल्यू दी है, वो ऐसे तो नहीं हो सकता। एंड वाई बीसीसीआई हैड टू बेसिकली, और उसके चक्कर में बीसीसीआई को अपने टॉप आइकॉनिक प्लेयर्स को भी उतारना पड़ा कि विराट भी खेलेंगे, रोहित भी खेलेंगे। कोई तब भी एक नैरेटिव जाएगा ना कि अगर सीनियर्स को नहीं हम बख्श रहे तो यार अनुज रावत की हिम्मत कैसे हो गई स्किप करने का? तब भी आप अपने यंगस्टर्स को सबको पहले से चैनलाइज करोगे कि भाई हम ही हैं अभी भी सब कुछ करने वाले, फ्रेंचाइजी ओनर्स नहीं है।
तो वो चीज़ें भी ज़रूरी कि कहीं ऐसा ना हो ये जो आईसीएल जिस नोट पे स्टार्ट हुआ था आईपीएल उस तरफ ही चला जाए, बिल्कुल सही कि प्लेयर्स ने कहा बीसीसीआई गया भाड़ में, हम तो चलेंगे अपने। और एक चीज और नोटिस करो यार लितेश, एक एक मैच खेल लिए सारे प्लेयर, उससे क्या बदल गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट दैट यू बेसिकली वांटेड टू, कुछ भी नहीं, बस एक तो उस प्लेयर को उनकी बातचीत हो गई जिसने आउट करा था विराट कोहली को, उसको फेम मिल गया, नो डाउट। और क्या मतलब, अब ये सोचो हुआ क्या सिर्फ फर्क कि बीसीसीआई ने ये दिखा दिया कि वी आर द नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन रनिंग क्रिकेट इन इंडिया, दैट वाज द ओनली थिंग। और उस चक्कर में थोड़ा सा ऑब्वियसली सीजन कुछ टीमों को नुकसान भी हुआ है, उनको मतलब वही जो मैंने कहा स्टेट बोर्ड के टसल्स पिचेस ये वो सब चक्करों में फंसना पड़ा है। तो ये आप दिस इज अ हाइपोथेसिस बट मेरे को भी काफी लॉजिक तो लग ही रहा है यार, तो, अदरवाइज एकदम से क्यों हुआ? हाँ, एकदम से क्यों बीसीसीआई ने कहा कि यार आप स्टेट बोर्ड्स को अपने स्टेडियम्स को पैसे नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो दिस इज वांटेड टू, ये चाहते नहीं कि ये दो पार्टीज जो हैं जिनको कंट्रोल में रखना चाहती है वो आपस में कोल्यूड कर जाएं, वो नहीं चाहते। और एट द सेम टाइम यू आल्सो वांट टू टेल देम कि लुक यार इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है ना, वो हमने ऐसे ओवरनाइट खड़ा नहीं कर दिया, आज भी हमारी चलती है, तभी ये चीजें हो पा रही है, नहीं तो आपको एक पिच तक नहीं आपके हिसाब से मिल सकती। पकड़ लिया आपने, पकड़ लिया। नहीं यार बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा एक और चीज है, मतलब कि अब रणजी ट्रॉफी होती है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है इतने बुरे भी मैचेस नहीं होते, क्वालिटी तो अब आप ये देखो दुनिया जहान के क्या बेकार से मैच जो होते हैं वो भी आजकल टेलीवाइज हो रहे हैं, है ना, या ये फैन कोड आ चुका है जिसपे युगांडा वर्सेस नमीबिया वाला मैच भी आ रहा होगा। आया कैसे? सब वो अलग करेंगे पॉडकास्ट। नहीं पर वैसे एग्जिस्टेंस में कैसे आया? मतलब ऑब्वियसली इसी के साथ लिंक्ड है, ये इन्हीं का ही है ना अपना ड्रीम 11। हाँ ड्रीम 11 वालों का ही प्लेटफॉर्म है। इनको लेके क्यों आना पड़ा? कोविड के टाइम पे इंटरनेशनल मैचेस बंद हो गए, इनका तो धंधा बैठ गया, तो उन्होंने यूरोपियन क्रिकेट लीग को टेलीवाइज किया कि वहां फिर मैच फिक्सिंग ये सब चीजें, मैच फिक्सिंग तो नहीं कहूंगा, जो ये मतलब ड्रीम 11 की गेम्स चल पाए, तो दे हैड टू बैटिंग हो सके इन टोटलिटी, तो इकोसिस्टम बना वहां पे। तो अब वही आईपीएल को भी तो ड्राइव वो काफी हद तक करता ही है ना, कि वो तो ऐसा नहीं है, देखो जो भी चीज टेलीवाइज होगी उसके ऊपर पैसा तो। हाँ अब मैं इसी पे क्वेश्चन आ रहा था मेरा कि जो अब रणजी ट्रॉफी है, अगर मैं इतने सारे मैचेस होते हैं, 1800 मैचेस हो रहे हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है मुश्किल से 300 400 या 500 मैच होते होंगे टेलीवाइज, सारे तो नहीं होते होंगे, 500 भी कहाँ होते हैं, मैंने ज्यादा बोल दिया, 50 मुश्किल से होते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट मैचेस जैसे रणजी सेमीफाइनल फाइनल, है ना, इस टाइप के ईरानी आइकॉनिक मैचेस होते होंगे, है ना। अब ये क्या कहते हैं, चाहें तो सारे भी तो कर ही सकते हैं, पर ये ब्रॉडकास्टिंग का क्या सीन क्या है? पहली बात तो यार देखो कि बीसीसीआई रन कैसे करता है। 2012 में इन्होंने पूरा प्रोडक्शन हाउस अपना खुद का बनाया, उससे पहले निम्बस करता था इनके लिए। हाँ मैंने नाम वो जब मैच पोस्ट खत्म होती थी ना, निम्बस का नाम तो आता था निम्बस स्पोर्ट्स प्रोडक्शन, ऐसा कुछ लिखा आता था। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनके साथ भी बड़े गंदे टर्म्स में चीजें खत्म हुई है, पर 2012 में बीसीसीआई ने खुद का बना लिया। चलो फिर तो निम्बस वाले बंदों के साथ भी पॉडकास्ट करते हैं। इससे याद है मेरे को। तो वहां पे अब जिनको भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचते हैं उनके साथ बेसिकली बीसीसीआई का प्रोडक्शन हाउस काम करता है। तो इसलिए बीसीसीआई के पास सारा और पावर आ गई कि मैचेस को, इंटरनेशनल मैचेस, डोमेस्टिक को, सबको प्रोड्यूस बीसीसीआई ही करता है। 2012 के बाद से उनका खुद का प्रोडक्शन सब कुछ है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क विद देम। अब चैलेंजेस बहुत सारे हैं इसमें भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो इंटरनेशनल शेड्यूल फिक्स्ड नहीं है। एशेस को छोड़ दो, मुझे पता है कि 18 में, 22 में, 26 में, मतलब या 25-26 में, 17-18 में, 21-22 में ये ऑस्ट्रेलिया में हुई, और 19-21 और आपके 23 में ये यहाँ पे, उसे 19 और 23 में आपके ये इंग्लैंड में हुई। तो 4-4 के साइकिल में 2-2 मिडविल में इनका ही आ जाता है, 15-11 इस टाइप वाली चीज़। दिस इज हाउ इट इज बीन विद देम हिस्टोरिकली। स्लॉट सब कुछ फिक्स्ड है। 2019 में थोड़ा डिले हुआ था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी और सीरीज है जो इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में चलती है इंटरनेशनल लेवल पे? कौन डिसाइड करता है? किस बोर्ड के पास ज़्यादा पैसे हैं? ठीक है ना, वो दिखाता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से खेलने जाऊंगा तो मैं 5 मैच की सीरीज खेलूंगा, साउथ अफ्रीका जाऊंगा तो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस ही होंगे, उसके बाद ऐसे 20 भी शुरू हो जाएगा।
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पावर क्या है, ब्रॉडकास्टिंग की कैसी इक्वेशन है, ये सब चीज़ों के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड होती हैं। इंडिया तक भी अपने डोमेस्टिक सीजन को लेके एक प्रॉपर टाइमलाइन फॉलो नहीं करता। तो आप ये सोचो, अगर आपको यही नहीं पता कि इंडिया में कौन से इंटरनेशनल मैचेस कब क्या होने हैं, तो जो आपका प्लेटफॉर्म है वो अपना लॉजिस्टिकली चीज़ों को मैनेज कैसे करेगा? रणजी में एक तो 3 महीने की विंडो में आपको सब कुछ करवाना है। टर्न अराउंड पीरियड बिटवीन 2 मैचेस फॉर अ सिंगल टीम 3 दिन का होता है। 3 दिन के अंदर अगला मैच आ जाता है। शार्दुल ठाकुर ने इसको लेके काफ़ी डिस्कस किया था कि यार इसे 4 दिन कर दो। फिर ऑब्वियसली सुना भी बीसीसीआई ने, और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला नहीं तो इंजरी प्रोन कितने हो जाएंगे प्लेयर्स। अगर 3 मैचेस के बाद पूरे पूरे रेड बॉल क्रिकेट के 4-4 5-5 दिन के मैच खेल रहे हो, रिकवरी टाइम तो मिला ही नहीं पेसर्स को। एंड दैट इज व्हाई इंडियन टीम वाज सफरिंग आल्सो, लॉट ऑफ इंजरीज वर हैपनिंग एंड ऑल, ऐसे सब चीज़ों के चक्कर में। अब एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, आपको ये नहीं पता कि मेरे इंटरनेशनल मैचेस कब होंगे, ठीक है ना, तो आप अपने रिसोर्सेज एलोकेशन उस हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा, आपको ये नहीं पता कि जो इतने सारे डोमेस्टिक मैचेस हैं उनमें टर्न अराउंड पीरियड इतना कम है कि मैं वहां तक पहुंचूं कैसे। लॉजिस्टिक चैलेंज कैसे हैं? लॉजिस्टिक चैलेंज सबसे बड़ी बात तो ये आ गई है कि एक रूल जो इंट्रोड्यूस किया बीसीसीआई ने पीछे, उन्होंने होम मैचेस अबॉलिश कर दिए। उससे नुकसान क्या हुआ? होम मैचेस अबॉलिश होने से क्या हो गया कि एक तो आप सीजन में मान लो 50% मैचेस तो घर पे ही खेलते हैं, अब पूरे दुनिया में घूम रहे हो, मतलब पूरे कंट्री में घूम रहे हो। अब डिफरेंट लोकेशन पे जाकर जब तुम खेल रहे हो, हर जगह पे अच्छे होटल्स तो नहीं होंगे, एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटीज तो नहीं होंगी। ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे चैलेंजेस हैं, तो अब इतना बड़ा प्रोडक्शन क्रू लेके वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर बिकॉज लोकल मैचेस नहीं हो रहे हैं, तो ग्राउंड में जो लोकल सपोर्ट मैच देखने आ सकता था, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके मोहल्ले के लोग, वो तो आएंगे ही नहीं। तो जो लोकल स्टार्स की एक अपनी अपील थी, मान लो आज अगर शिवम दुबे मुंबई में मैच खेलेंगे तो कुछ तो क्राउड अट्रैक्ट कर ही लेंगे ना यार। वो चीज़ तो नहीं होगी अगर वो मिजोरम खेलने जा रहे हैं तो वो चीज़ें इम्पैक्ट हुई, ठीक है ना। लॉजिस्टिकल चैलेंज बढ़ गया। तो सबसे पहली बात तो एक इंटरनेशनल फिक्स शेड्यूल ही नहीं है। दूसरा, एक्सपेरिमेंट्स बीसीसीआई बहुत उल्टे सीधे करते रहते कि होम मैचेस अबॉलिश कर दिया, लोगों को लेके आना बहुत मुश्किल हो गया। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है बिकॉज टर्न अराउंड पीरियड इज सो स्मॉल, ठीक है ना। इसके बावजूद सबसे बड़ी बात है, जब आप 38 टीमों में प्लेयर्स को बांट दोगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द क्वालिटी ऑफ द मैचेस देन। जब एमआई बोल रहा हूँ बारी बारी, अगर मुंबई वर्सेस अरुणाचल प्रदेश मैच आ रहा है, आप किस तरह का मैच एक्सपेक्ट करोगे वहां पे? एक आउट ऑफ फॉर्म आके प्लेयर 150 बॉलों में 300 मारेगा मुंबई का, और 70-70 80-80 पे टीम को ऑल आउट कर देगा। इनिंग्स डिफीट से 1.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा बाय अ मैसिव मार्जिन। तो ऐसे मैचों को क्यों देखने आएगा, या टीवी पे भी क्यों देखेगा? ना इसके अंदर आपकी ड्रीम 11 चल पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको एमआई की पूरी टीम, मतलब मुंबई की पूरी टीम ही तो उठानी है, ठीक है ना इसके अंदर आपका कोई विजुअल एक्सपीरियंस है। तो किसको आप टेलीवाइज करोगे? जहां पे इसलिए कुछ कंपटीशन तो हो, वो कौन से होंगे? तो अच्छी टीम्स के रणजी, बिकॉज आप ये देखो, अगर स्मैट, विजय हजारे और रणजी के आप नॉकआउट मैचेस भी कवर कर लो तो दैट्स अ गुड मैच, साइजेबल चंक ऑफ मैचेस बन जाते हैं। प्लस विंडो कितना छोटा है ना। एंड हम एक और चीज़ मिस कर रहे हैं इसमें कि बीइंग अ प्रोडक्शन हाउस, आपकी क्रू और आपका इक्विपमेंट भी कितना बढ़ जाएगा। अगर 1800 मैचेस हैं तो अज्यूमिंग की दैट मीन्स कि अगर हम सारे कवर करने जाएं तो हमें 6 टीम्स चाहिए होंगी सिर्फ होम, ये अपना डोमेस्टिक क्रिकेट्स फॉलो करने के लिए। 6 टीम्स एंड 6 इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे मुझे रोज। एंड ऑब्वियसली आपको अगर 6 इक्विपमेंट आपको चाहिए जिसमें एरर ना आए, तो आपको 10 का या 7-8 का तो आपको बफर लेके चलना पड़ेगा। एंड अभी हमने इसमें मिस एक जो चीज़ कर दी, और वो है कि इंडिया ए के मैचेस वो भी, और साथ में जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें भी तो यही यूज़ होगा। फिर बीच में आईपीएल आ जाता है तो वो वाली विंडो में भी तो यही प्रोडक्शन यूनिट यूज़ होना। तो अब ये सोचो, आपको 3 महीने के अंदर जो विंडो है, इसमें रणजी 4-5 महीने गिना लूँ मैं, अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5-6 महीने के अंदर आपको पूरा डोमेस्टिक सीजन कवर करना है। उसमें भी अगर आप ये सिर्फ नॉकआउट मैचेस ही गिन लो तो आपके 25-30 मैचेस तो यही बन जाते हैं, और बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट मैचेस। तो इससे, और उसके बीच में इंटरनेशनल मैचेस कौन सा होने बंद हो गए, उसके अंदर कौन सा कोई बड़े टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो उन सबके साथ, और प्लस आपको पता है कि 95% मैचेस ऐसे होने वाले हैं, 90% मैचेस ऐसे होने वाले हैं जो विजुअल अपील भी नहीं रखते,
जो लोकल सपोर्ट भी नहीं रखते और जिसमें मे बी ये ड्रीम 11 एंड ऑल वाली चीज़ें भी नहीं चल पाएंगी. प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर अ सिंगल मैच इज गोइंग आउट ऑफ द रूफ. यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द स्टेडियम बिकॉज उनको कौन सा कोई टिकट मिल रही है कि आपको कुछ वो पे करे. आप उस स्टेट बोर्ड से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो कि उनकी इनकम सोर्स ही नहीं है. उस पूरी इकोसिस्टम को रिवाइव करना विल रिक्वायर, वो तभी हो पाएगा अगर उस पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का खुद का इंसेंटिव है. जैसे अब केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने डेव वॉटमोर को एज अ कोच हायर किया है, जो आपको पता है कि श्रीलंका के कोच भी रह चुके हैं, इतने सेलिब्रेटेड कोच हैं. अब वो खुद का एफर्ट है कि हाँ वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बढ़िया चले. उनको अपने लेवल पे करना. बीसीसीआई का तो कोई इंसेंटिव है ही नहीं. बीसीसीआई का तो पर्पस आईपीएल ही सॉल्व कर रहा है सारा, तो दे डोंट नीड. मतलब ठीक है, अब उनको ऑब्वियसली वो पावर टसल के अंदर उनको भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है. हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि अ टूल टू मेंटेन इक्विलिब्रियम से ऊपर भी तो उठना पड़ेगा. बिल्कुल सही. अब यहाँ पे ऑब्वियसली वी नीड टू डू वन पॉडकास्ट कि कैसे जो ऑस्ट्रेलिया या इवन न्यूजीलैंड जिसकी बहुत बात की जाती है कि उनका डोमेस्टिक जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. टीम्स कम है ना यार, सबसे बड़ा चैलेंज टीम्स है. तो आपको जितना तुम टीम्स बढ़ा दोगे उतने तुम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दोगे ना, तो उतने तुम और बंदे डिसीजन मेकर्स बीच में ले आओगे. तो आपको ये लगता है कि पर अज्यूमिंग कि अगर मैं एक स्टेट का एक बोर्ड कर भी दूं, एक वो भी नहीं होगा, आपको जोनल्स में जाना पड़ेगा. अच्छा, जोन्स में जाना पड़ेगा. तो आपको 10 मेजर जोन्स बनानी पड़ेंगी. वो 10 मेजर जोन्स कहाँ बन जाती हैं? आईपीएल में. यही कहानी है ना यार वहाँ. एंड यही रीजन है कि अभी ये बात हो रही है कि आईपीएल में टीम्स नहीं बढ़ने वाली अभी फॉर नेक्स्ट गुड इयर्स. अभी कोई टीम नहीं ऐड हो रही. बिल्कुल सही. मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ कि पहले इंटरनेशनली हम देखें कि कैसे इसको ग्रो कराएंगे. रेलीगेशन वाला इकोसिस्टम इस साल ये लेके आए हैं कि रेलीगेट होंगी टीम्स, ये होगा वो होगा. इस बार रूल्स चेंज हुए हैं. रेलीगेट एज इन मतलब कि जो टीम अच्छा नहीं करेंगे वो नीचे प्लेट में चले जाएंगी. ये हो रही है बात. हाँ, आईपीएल के लिए नहीं फॉर डोमेस्टिक अभी 2 दिन पहले ही आए हैं रूल्स कि अभी उन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की है टू मेक मोर कॉम्पिटिटिवनेस. क्योंकि ये तो बीसीसीआई को दिख रहा है कि अगर हम डोमेस्टिक को पूरा इग्नोर कर देंगे तो एट द सेम टाइम आईपीएल हमारे सर पे आके ना बैठ जाएगा. कि ऐसा है ना कि फ्रेंचाइजीज कहें कि हम ही अब चला रही हैं क्रिकेट. स्काउटिंग से लेके हर को तो हम लेके आ रहे हैं. क्योंकि एक तरह से देखा जाए बीसीसीआई एज अ बॉडी अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो मैनेज करती है चीज़ें. बिल्कुल. वो खुद नहीं कर रही ऑन ग्राउंड चीज़ें. खुद ऑन ग्राउंड उन्होंने वो एक्टिविटीज़ पकड़ी हुई हैं जहाँ से पैसा बनता है ज़्यादा. बिल्कुल सही. पर अगर ऑन ग्राउंड काम है, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल को बड़ा करना, वो फ्रेंचाइजीज के हाथ में है ज्यादा का. उन्होंने स्काउटिंग इनफैक्ट जो चीजें आपको इकोसिस्टम, जैसे इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग इतनी इंपॉर्टेंट थी बीसीसीआई के लिए. ठीक है ना, इन्होंने जाने दिया अपने हाथ से. एनसीए कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए. पर वो भी अब मैं सिंपल चीज बताता हूँ. पर एनसीए जो है वो तो अब हर फ्रेंचाइजी अपना अपना एनसीए बना रही है एक तरह से. और वो ज्यादा अच्छी फैसिलिटी देंगे. आपको पता है, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ. जो नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड है, अभी मेरी बात हो रही थी किसी से जो नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड को अच्छे से जानते हैं. उन्होंने ये मेंशन किया कि वहाँ अगर आप फैसिलिटीज देखोगे ना तो एनसीए की फैसिलिटीज में आपको शर्म आ जाएगी. तो वर्ल्ड नीदरलैंड की इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा अमेजिंग है. और आप सोचो, तभी तो बात हो रही है अभी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की कि एमसीजी इस तरह के ग्राउंड इंडिया में क्यों नहीं बन पा रहे हैं. फिर लोग धर्मशाला की फोटो दिखा रहे होते हैं कि जब हम उनकी बातें करते हैं इस ग्राउंड को भूल जाते हैं. ये वो धर्मशाला को इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए एंड ऑल. तो जितना लॉर्ड्स है कह ही नहीं सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते. अच्छा, आपने तो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखे हैं, इंडिया में भी आपने वानखेड़े में भी देख रखे हैं मैचेस, और ऑब्वियसली खैर मोहाली में तो पक्का ही देखे होंगे. तो आपने वानखेड़े जो इंडिया का नंबर 1 स्टेडियम था बिफोर ये अहमदाबाद स्टेडियम है ना, तो वो था. और आपने ऑस्ट्रेलिया में कहाँ देखा? सिडनी में देखा. आप दोनों के स्टेडियम्स कंपेयर कर सकते हो? जमीन आसमान का फर्क है. सिडनी में अच्छी खासी कैपेसिटी है. और द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से आपको करता है, उन्होंने पहले से एक होटल आपके साथ असाइन कर दिया, पूरा पैकेज आपको दिया. ठीक है ना. एंड प्रॉपर था कि आपको कैसे वहाँ से वहाँ पहुँचना है. लॉजिस्टिकली थिंग्स वर प्लान्ड. द एंट्री इनटू द स्टेडियम वाज सच अ स्मूथ एक्सपीरियंस. आपको ऑलरेडी पहले से टी शर्ट्स कैप्स पहुंची हुई थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2012. तो दे क्रिएटेड अ प्रॉपर फैन एक्सपीरियंस. एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि मैं बफे ब्रेकफास्ट के लिए गया था एंड समहाउ देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग कि मेरा मेरी वाइफ का नाम नहीं था, दो वी हैड पेड फॉर इट. स्पेशली हमने उनको कह के करवाया था. तो दे अपोलोजाइज, दे वेंट आउट ऑफ द वे टू काइंड ऑफ
कंफर्टर्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल की गलती से मिस हो गया, बिकॉज जनरली वो नहीं करते होंगे फॉर दैट, कि आपको बोलना पड़ता था स्पेशली उसके लिए एंड ऑल. तो obviously things were different, very different from what we see. I still have that cap with me. Australian cricket team का वो पड़ी है मेरे पास, very good quality stuff was given. और ये अब तब वैसे कितने पैसे लगे होंगे आपके? ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्पेंड किया था, मुझे अमाउंट तो नहीं याद है. It was not something कि I had to pay a fortune to basically get kind of this kind of an experience. It was होटल भी उन्होंने उतना ही चार्ज किया जितना एक्चुअली उस होटल का प्राइस होता, बिकॉज वी हैड एक्सटेंडेड आवर स्टे. उन्होंने तो 2 दिन के लिए करके दिया था, वी हैड एक्सटेंडेड आवर स्टे, तो हमें उल्टा शायद खुद से ज़्यादा महंगा पड़ा था होटल. अच्छा. क्योंकि ऑब्वियसली पहले उन्होंने बुकिंग ले रखी होती है ना. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस पे तो नो डाउट वहाँ पे उस टाइम पे भी हॉस्पिटैलिटी दे ट्रीट इट देयर एज देयर, जो उनका क्रिकेटिंग विंडो होता है ना, उसको वो एज अ टूरिज्म बहुत मेजर चीज़ मान के चलते हैं. यहाँ नहीं ना, यहाँ नहीं है वैसा इकोसिस्टम अभी. तो उन चीज़ों पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखूँ तो बीसीसीआई इस टाइम पे, और ये डिस्कस होने लग गया अब कि ग्राउंड एक्सपीरियंसेस आईपीएल में भी अच्छे नहीं होते हैं. ग्राउंड इंडिया में इन टोटलिटी कोई भी एक आउटडोर इवेंट अगर आप लगा रहे हो, चाहे आप कॉन्सर्ट लगा रहे हो, क्योंकि कॉन्सर्ट्स को लेके अभी कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि देयर इज़ अ रीज़न कि क्यों जो बड़े इंटरनेशनल स्टार्स हैं वाई दे हैव बीन हेजिटेंट. ये भी अब रिसेंट टाइम में आपको ज़्यादा दिखना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब क्या है ना, डिजिटल एरा में ना इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है. तो जो यूएस का कोई भी आर्टिस्ट जो जिसका करियर फैग एंड पे होता है, वो रिवाइव करने के लिए इंडिया में आ जाता है. मैं नाम नहीं लूँगा, पर अभी गाना भी आया रिसेंटली. तो वो ये गेम ही यही है ना कि भाई कि चलो यूएस की ऑडियंस अब पक गई है हमसे, इस हमारे गाने सुन के, चलो इंडियन ऑडियंस को थोड़ी एक लाइन में इंडियन किसी लैंग्वेज में बोल दूंगा तो देखना मेरे पास करोड़ों बंदा आ जाएगा. और वो सच है, यही होता है. हाँ. गोरा हिंदी में गा रहा है, गोरा पंजाबी में गा रहा है. And this is how they have been playing with Indian mindset ना. Indians हो रहे हैं कि भाई देखो ग्लोबल अडॉप्शन आ गई पंजाबी की, हिंदी की, है ना. बिल्कुल सही. और अगर हम एक्चुअली में ना क्रिकेट को भी अंडरस्टैंड करें तो ये गेम ऑफ थ्रोन से कम एक्साइटिंग नहीं है. और कैसे हो सकता है कि समथिंग विच इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री राइट नाउ, कि आप इतने हॉरिबल फैन एक्सपीरियंसेस देते हो तब भी लोग पागल हैं आपको लेके, रिलीजन की तरह पागल है. मतलब इनसैनिटी लेवल ऑफ वो है. और वहां पे इतनी इजीली कोई बंदा पावर छोड़ दे, इतनी इजीली बंदा कोई पावर ग्रैब करने दे दे. कितनी कैपेसिटी होगी इसकी अपना मोहाली की? मोहाली की तो कम है, 25-30 हज़ार ही है, 25,000 टाइप से होता होगा. 20 से 25,000 बंदा ही आता है एक आईपीएल मैच में. मतलब मैंने 3 या 4 मैचेस देखे हैं, और जब तो इनिशियल मैचेस होते थे ना, तब तो 200 रुपये की टिकट होती थी, जो स्टूडेंट्स वाली होती थी. तो मेरे को याद है 200 रुपये की टिकट भी ली हुई है मैंने. इतना अब ये आप कह सकते हो कि शायद पैसे जो टिकट वाइज हैं वो कम लिए जाते हैं ऑडियंस से, जिसकी वजह से फिर. अब तो ऐसा नहीं है. अब नहीं है. अब तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज टेकन. अब तो मतलब जानबूझ के ये जो टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू मैनिपुलेशन होकर ब्लैक में बेचा जाता है. इवन दो इट वाज जो हमने कॉन्सर्ट्स में भी देखा है. हाँ कि अभी हम लाइव करने जा रहे हैं टिकट्स, एंड विद इन 1 सेकेंड आप देखते हो सोल्ड आउट होते हैं, फिर ब्लैक में बिकती हैं. वो फील करवाने के लिए कि देखो कितना इंपॉर्टेंट है. पैसा भी तो बना रहे हैं लोग उसमें से, एजेंट सब बना रहे हैं. डबल फायदा होता है. बिल्कुल सही. तो आईपीएल में यार सिंपल और लोगों को फोमो हो जाता है ना. हाँ. कि भाई मेरे को ऐसे कैसे नहीं मिली, अब तो मैं लेके रहूंगा, अब तो मैं डबल में लेके मैं ब्रैग करूंगा अपने दोस्तों के बीच में, देखो मैंने तो ब्लैक में ले ली. बिल्कुल सही. और यार इंडिया को ना वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम एक ऐसा कंट्री है जो कहते हैं ना कि इतने % पॉपुलेशन हमारी यूरोप जैसी है, इतनी ब्राज़ील जैसी है, इतनी अफ्रीका जैसी है. तो वो जो यूरोप वाली परसेंटेज है वो भी इतनी सिग्निफिकेंट है कि दे कैन हैव एनी टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, तो दे कैन पे एनीथिंग फॉर दैट. अगर उतना भी बीसीसीआई अच्छे से केटर कर लेती है तो बीसीसीआई के लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. या ये भी बात करते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री हुज हेड इज इन 21st सेंचुरी एंड टेल इज इन 19th सेंचुरी. वही चल रहा है अपना. 1 बिलियन के आसपास बंदे ऐसे जो अभी भी अफ्रीका जैसी जिंदगी जी रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है ना. 30 करोड़ 35 करोड़ बंदा ऐसा होगा जो ब्राजील जैसी कहानी पे है, फिर 5-7 करोड़ बंदा तो ऐसा है ना जो यूरोप जैसी जिंदगी भी जी रहा है. इट्स अ साइजेबल अमाउंट, ह्यूज नंबर. और वही आपका हर कुछ लीड कर रहा है. वो 35 करोड़ में से भी लोग पुश कर रहे हैं कि हम 5 करोड़ वाले में आ जाएं. वो जो 100 करोड़ है वो तो बेचारे कुछ भूल ही जाओ. वो तो अभी तक पानी बेसिक एमिनिटीज के लिए लड़ रहे हैं. उनका तो अभी कंसिडरेशन सेट में भी नहीं है चीज़ें. तो दैट इज़ वाई थिंग्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ नॉट दैट ईजी. तो हम जब
सुनते हैं प्लेयर्स को। और देखो नैरेटिव कब बनता है, आज अब सारे एक्स प्लेयर्स को बोलोगे तो वो क्या कह रहे होते हैं, डोमेस्टिक 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 डोमेस्टिक। ये क्यों हलचल होनी शुरू हुई एक दो सालों से? ये 2024 से एकदम से नैरेटिव क्यों बदला कि आपने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को उठा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया, जबकि उन बेचारों ने ऐसा क्या किया था? जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और obviously all these big players who are the commentators, all people who are basically getting all the media limelights, they also get paid by BCCI. तो उनको भी वो जो कॉमन नैरेटिव है उसके अंदर चीज़ों को रखना पड़ेगा और उस डायरेक्शन में चीज़ों को चलाना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो मुझे एक चीज़ समझ आई है, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके पास एक चीज़ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। पैसा भी है, आप बोल सकते हो एक बार के लिए कि स्टेट बोर्ड्स तो क्रिकेट को एक सोर्स मानती हैं पैसा कमाने की। वो तो बीसीसीआई से जो आ गया थोड़ा बहुत, और वो भी इतना नहीं है, तो दे लुक फॉरवर्ड टू बीसीसीआई की पैसा भी आएगा साथ में। खुद के जनरेट करने के तरीके पर उनके पास पॉलिटिकल पावर है पूरी, है ना, कि दे कैन डू व्हाटसएवर दे वांट टू डू इन देयर स्टेट, बस पैसा आ जाए कहीं से। सेम वे में देखा जाए तो अब यही अगर हम फ्रेंचाइजी के केस में देखें तो फ्रेंचाइजी कहते हैं हमारे पास पैसा है, पैसा पावर नहीं है, पावर नहीं है हमें, तो दे आर हंग्री फॉर पावर, एग्जैक्टली, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा ये टसल आ जाता है कि क्योंकि पैसा है इनके पास, तो इसीलिए जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीसीसीआई को अच्छी करनी चाहिए वो फ्रेंचाइजीज अच्छा कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू इंफ्रा। तो अभी बात हो रही है कि स्टेडियम्स भी ये अपने बनाएंगे, है ना। और मैं पक्की बात बता रहा हूँ, ये जो स्टेडियम बनाएंगे ना, ये चाहे 20,000 लोगों का स्टेडियम बनाएंगे, पर वो 20,000 लोगों के लिए जो आप एक्सपीरियंस बात कर रहे हो ना, वो बनाएंगे। बिल्कुल सही। और ये जिस दिन हो गया ना, बीसीसीआई के हाथ से पावर भी बहुत जाएगी, फिर आप बहुत अब ये हो सकता है कि कोल्यूड करने का तरीका ये जरूर हो सकता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स इनको सस्ती जमीनें दें और ये अपने स्टेडियम बनाए और रेवेन्यू शेयर करें इनके साथ। बिल्कुल सही। ये एक तरीका ऐसा हो सकता है। वानखेड़े में हुआ तो है, वानखेड़े में ये एमआई को तो बहुत पहले समझ आ गई थी ये कहानी, तो जियो तो ऑब्वियसली विजनरी तो है, उनको तो उन्होंने तो वानखेड़े को अपना पूरा टिकट सेल से सब कुछ से पैसा देते हैं, वो तो अच्छा खासा उन्होंने इंसेंटिवाइज करके रखा हुआ है। दैट इज वाई वहाँ का कुछ कंसर्न आ जाता है, वहां तो चांस ही नहीं है कि कुछ इधर पत्ता भी हिल जाए। पर नहीं, मुंबई वहां तो अश्विन ने बोला नहीं था कि चलते हुए मैच के बीच में जो पंजाब के कैप्टन थे, एमआई की बैंड बजी हुई थी और उस टाइम एकदम स्टेडियम की लाइट चली गई 7-8 मिनट के लिए। कहते ये क्या हो जाता है? अश्विन की बड़ी फेमस रील है ये, कि क्या है उनका किस्मत है, क्या है मुझे समझ नहीं आता है। बट ऐसा भी हुआ कि 70 पे 5 था, पोलार्ड बैटिंग कर रहा था, लाइट ही स्टेडियम का गायब कर दिया उन्होंने, और सिर्फ वापस लाइट आया, पोलार्ड ने 50 मारा और मैच जीत गए वो। अश्विन सेड इट ऑन रिकॉर्ड। तो ये तक भी हो सकती है चीजें कि लाइट स्टेडियम की गुल होगी। कहते हैं ऐसे कैसे गुल होगी 7-8 मिनट के लिए? ये जैसे बोलते थे जनरली कि बारवा प्लेयर बोलते हैं कि एमआई के लिए एम्पायर है, मुझे इनको ये नहीं पता बारवा नहीं पूरा एक स्टेडियम है। तो जो चलो आई डोंट थिंक सो है, बट तो कहने का मतलब है कि दे आर स्मार्ट, दे नो कि, और उनके एम्बिशंस डिफरेंट है। उनको पर यहाँ पे एक चीज है, बीसीसीआई कंट्रोल करके कुछ नहीं मिलने वाला। ना पर ये तो आप बोल सकते हो ना कि तब भी कोई ना कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात टाइटंस है, उनको जो उनकी फ्रेंचाइजी को जो ओन करते हैं सीवीसी कैपिटल, तो वो जिस तरह के वो माइंडसेट से आते हैं, वो ऐसे मेरे को लगते हैं कि दे कैन बिल्ड अ स्टेडियम और दे कैन बिल्ड इन हाउस एक्सपीरियंसेस। उनको तो जरूरत ही नहीं है ना, उनके पास तो इंडिया का बेस्ट स्टेडियम है, उनके पास तो चलो है, पर ऐसे ही किसी ना किसी को एसआरएच करेगी, एसआरएच लग रहा, एसआरएच कर रही है ऑलरेडी, उनके तो ग्लिचेस आ गए, वो प्लान कर रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो स्टेडियम बने वो लेवल का ही बने, जो फिर लोग कहते हैं ना कि लॉर्ड जैसा मैच क्यों नहीं करेंगे यार, वो तो उनके लिए एक्सपीरियंस देना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर दिस सीजन, दे आर डूइंग इट विद अ प्लान टू। आप ये सोचो, आज मतलब अगर मैं एक स्टेडियम ऐसा सा बना दूं, है ना, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट एनी फ्रेंचाइजी, एक ऐसा स्टेडियम बना दे जो लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है ऑफ ऑल द स्टेडियम्स। आप बीइंग अ क्रिकेट फैनेटिक, डोंट यू थिंक यू वुड लव टू गो देयर कि भाई मुझे अगर ये सहूलियत मिल रही है, आई एम रेडी टू स्पेंड माई मनी। तो फुटबॉल में नहीं ऐसा होता। फुटबॉल में आपका जो ये स्टेडियम्स हैं वो पूरा फैन एक्सपीरियंस नहीं है। आप सोचो मैड्रिड, रियल मैड्रिड हो गए, जैसे कि यहाँ पे बार्सिलोना का जो हो गया, ये उनकी सिटीज की इकोनॉमीज चला रहे हैं वो स्टेडियम्स।
The entire tourism ecosystem is centered around that stadium. तो एक स्टेट बोर्ड के लिए कितना बड़ा इंसेंटिव हो जाता है उस फ्रेंचाइजी के साथ मिलके ये काम करने का, बिल्कुल सही। जहाँ स्टेट बोर्ड जो है वो इंफ्रा दे सकता है, तो जो फ्रेंचाइजी है वो पैसा लगा सकती है, दोनों का कोल्यूजन, और बीसीसीआई देखती रह जाएगी। और ये चीज़ें वहाँ होंगी जहाँ पे आपको पता है कि अगले 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ चीज़ें हों। देखो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इन्फिनिट, अगर ये पूरा इकोसिस्टम समझना है कि गेम ऑफ थ्रोन से कम लेयर्ड और वो नहीं है, मुझे था कि हम एटलीस्ट एक थॉट पर पॉइंट तो इसमें दें। ये कि जो स्टेट बोर्ड है ना, वो बहुत विजनरी होना चाहिए, बहुत visionary और होना स्टेट बोर्ड और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में इतनी अच्छी बॉन्ड होना चाहिए कि भाई कि स्टेट गवर्नमेंट भी समझ रही है इसकी इम्पोर्टेंस, स्टेट बोर्ड भी समझ रहा है इसकी इम्पोर्टेंस, एंड इवेंचुअली क्या कहते हैं जो फ्रेंचाइजी है वो भी समझ रही है। क्योंकि अगर मैं पंजाब का एग्जांपल दूं तो मुझे ऐसा लगता है अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड एक पेज पे आ जाएं तो फ्रेंचाइजी नहीं आ पाएगी। जो पंजाब फ्रेंचाइजी का अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना मैनेजमेंट का, वो इतना But बुरा है touch ना। wood, इस आईपीएल से उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि इस आईपीएल उन्होंने फाइनली कुछ करके दिखाया कि दे कैन स्टिल रिमेन काम, और टच वुड एक्सेप्टेंस बड़ा अच्छा हुआ फाइनल का। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत नेगेटिविटी दिखी। हमने गलत रखा वैसे ये पॉडकास्ट का टाइटल ना कि क्या कहते हैं, हाउ आईपीएल इज किलिंग, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट। मुझे ये लगता है कि ये है कि द टू गले की हड्डीज फॉर बीसीसीआई, स्टेट बोर्ड्स एंड आईपीएल फ्रेंचाइजीज। आईपीएल तो अब बनना शुरू हुआ है ना, बट वो भी एट द सेम टाइम उनके भी इंटरनेशनल एम्बिशंस भी हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, मतलब देखो, अगर मैं एथिकल लेवल पे बोलूँगा तो जो फ्रेंचाइजीज अब जो कर रही हैं या जो सोच रही हैं करने की, वो आप बीसीसीआई के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि काफी साल तक तो बीसीसीआई ने ही आपको खड़ा करा। हाँ, या पर ऐसा है ना, बीसीसीआई ने भी तो स्टेट बोर्ड के साथ वही किया ना, उन्होंने पूरी बीसीसीआई पहले स्टेट बोर्ड के दम पे खड़ा हुआ। देखो ये चीजें यही होंगी पॉलिटिकली, इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि आप एक नया शेर खड़ा करते हो पुराने शेर को मारने के लिए, और अल्टीमेटली वही फिर आपको खाना शुरू कर देता है। दिस इज हाउ थिंग्स हैव वर्कड ऑलवेज इन हिस्ट्री। ये बहुत स्टैंडर्ड सी कहानी है। तो इसीलिए आपको देखो, running these boards are also a very strong political decision. आपको बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। इसीलिए कई बार बीसीसीआई को इंडिपेंडेंटली भी सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, पर बातें हो रही है कि एशिया कप करवाना पड़े, ठीक है ना, उसका पार्ट बनना पड़े, बिकॉज यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ बार्गेन्स। आप इकोसिस्टम्स में आईसीसी के साथ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट पेज पे नहीं हो सकते हो, इतना ज्यादा अब उनको कॉर्नर भी नहीं कर सकते हो कि कल आईसीसी ही पता चला इन फ्रेंचाइजीज को अलग से एम्पावर करना शुरू हो गई। यू नेवर नो। और एट द सेम टाइम बीसीसीआई के लिए एक और बड़ा शिफ्ट क्या आ रहा है कि सऊदी में भी एक क्रिकेट लीग्स बनने की बात हो रही है। तो सऊदी के लिए बीसीसीआई को इन्वॉल्व करने की जरूरत भी क्या है? अगर वो इन फ्रेंचाइजीज के थ्रू रूट करने लग गई तो कितना मेजर पावर शिफ्ट हो जाएगा वहां पे। ऑलरेडी ईसीबी एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ सेम पेज पे आ ही चुके हैं। तो इट इज नॉट अ वेरी इजी सिनेरियो फॉर यू। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हो ना, टॉप तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता, वहां रहना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे यू हैव टू फोरसी लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आपको माइक्रो से मैक्रो हर व्यू पॉइंट देखना अब यहाँ देख के आपको कितनी, मतलब ये सब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सोच देख के, है ना, आपके मन में कितनी इज्जत आएगी एक बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए कि भाई वो व्हाट ही हैज टू गो थ्रू ईच एंड एवरी डे। हम लोग मतलब मीम्स तो बना देते हैं बड़े प्यार से, है ना, और यार पर कितना काम होता होगा ये। इट्स लाइक रनिंग अ गवर्नमेंट, है ना, ये भी एक प्राइम मिनिस्टर वाला काम है। गवर्नमेंट भी है, और कह लो कि एज गुड एज अ टॉप सीईओ ऑल्सो। मतलब अगर आप एक सोचो कि जैसे एक बहुत इंटरनेशनल लेवल ऑफ कंपनी के सीईओज हैं, उस लेवल का आपको लेवल ऑफ क्लैरिटी चाहिए। आपको वॉल्स भी क्रिएट करनी है ताकि हर कोई आप तक ना पहुंच पाए, पर आपको कहीं ना कहीं वो दरवाजे भी ओपन रखने हैं ताकि आपके बिहाइंड द डोर्स ही सब कुछ ना हो जाए। तो तभी आप सोचो उन सब के बीच में भी वी आर लकी। मतलब अब ना ये अगेन वही वाली बात है ना, आंखों के आगे पर्दा है, पर्दा हटने से ही पता चलता है कि क्या क्या पीछे हो रहा है। अब देख के ऐसे लगता है यार कि कितनी, मतलब हम ये, मतलब बहुत लोग ये लगाते हैं ना कि मतलब एलिगेशंस लगाते हैं कि इसको बना दिया, इसको बना दिया प्रेसिडेंट, इसको बना दिया, ये डिजर्व नहीं करता। अगर
आज BCCI स्टेबल है, मैं बोलूँगा स्टेबल वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि कि ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा हो रखा है BCCI का कि ये बहुत लोग होंगे चाहने वाले, इंडिया में भी बाहर के भी, जो चाहते हैं ये गिर जाए या हमारे हाथ में आ जाए, है ना। ये देखते हुए मतलब इट्स हैट्स ऑफ टू द पर्सन, और तभी कई बार whosoever is managing। आपको कई बार ऐसे लोग भी लेके आने पड़ते हैं जो यस सर टाइप्स लोग हों, ताकि वो ऑटोनॉमस जो बिहेवियर है उसको चैलेंज ना कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो। बट आप सोचो यार, मतलब कई बार आप वोलेटाइल पर्सनैलिटी ज़्यादा भी नहीं चाहते हो, क्योंकि वो पता चले कि पूरा सिस्टम ही हिला के रख दें। और एक और चीज़ सोचो जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, इन सब के बावजूद भी वी बीन एबल टू फाइंड प्लेयर्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पॉलिटिशियन का बच्चा इंडियन टीम में खेल रहा है, नो, कोई भी ऐसा नहीं हम कह सकते। इवन आप देखो बॉलीवुड में जितना लेवल ऑफ नेपोटिज्म है, क्रिकेट में नहीं है। क्रिकेट में एक्चुअली क्या है ना, सरवाइव नहीं कर पाता विदाउट टैलेंट, विदाउट स्किल, विदाउट आ परफॉर्मेंस। भी नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। अब ये तो नहीं कह रहे ना कि अर्जुन तेंदुलकर ने इंडिया खेल लिया, वो तो नहीं हो रहा ना। पर ये पुराने टाइम में हो जाता शायद, मे बी अब सचिन के एरा में ये हो जाता, शायद हो जाता, है ना। तब भी 90s के बाद तो चीजें बहुत डिफरेंट। 90s के बाद जब तक यार टेलीविजन आया ना, उसने ये चीजों की पॉसिबिलिटीज को लिटरली खत्म कर दिया। बिकॉज क्वेश्चनेबल हो गई ना, क्वेश्चनेबल हो गया, स्क्रूटनी बढ़ गई, सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो ये भी फिर एक पॉडकास्ट किसी और दिन के लिए कि क्या क्रिकेट में नेपोटिज्म होता है, या क्रिकेट के नेपोटिज्म के मोमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो अर्जुन तेंदुलकर MI के लिए खेल रहे हैं, बॉलिंग भी ओपन की है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट मैंने देख रहा था कुछ लोगों ने पॉडकास्ट में भी कहा है कि डिजर्व नहीं करते थे, हैज अ स्टार्टर इन हिज एक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ लेफ्ट आर्मर, 6'3" का लेफ्ट आर्मर जो ऑलमोस्ट 82 माइल्स की बॉल फेंकता है। रेयर है, बहुत रेयर है। मैं उस दिन जॉर्ज गैम्बर से जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा था वो रिटर्न में लिख के दे सकते हैं कि अगर 85 माइल्स प्लस की बॉल वाला लेफ्ट आर्म सीमर इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी कंट्री में खेलता है तो वो इंटरनेशनल टीम में आएगा ही आएगा। कितनी देर के लिए आएगा ये पक्का नहीं है, ऑब्वियसली वो आपका स्किल भी है, पर वो एक बार तो इंटरनेशनल की शक्ल देखेगा ही देखेगा। इट इज सच अ रेयर थिंग, इतनी मतलब डिफरेंट एंगल है कि उसके लिए मसल मेमोरी नहीं बनी होती। तो अर्जुन तेंदुलकर इज बॉर्डर लाइन केस ऑफ दैट। इज 130 तक तो वो कर ही लेता है ना बॉल, अगर वो 140 तक पहुंच जाए, 138 135 तक भी पहुंच जाए, तो ही इज अ वेरी रेयर कमोडिटी विद 6'3" हाइट। पर जैसे योगराज सिंह ने बोला कि ही इज, मतलब उसकी जो बैटिंग कैपेबिलिटी है वो तो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, ही वो भी अभी अनर्थ होएगी तो बहुत तगड़ी निकलेगी। यार उसका ना रीजन भी अलग है, उसका किसी और दिन पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने एक इकोसिस्टम इतना बड़ा बना दिया ना उनके अराउंड। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, वेरी वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा कंफर्ट इकोसिस्टम बना दिया ना कि एक मोटिवेशन भी तो नहीं रहता ना यार कि ठीक है, आई एम स्टिल रेलेवेंट, आई एम प्लेइंग द गेम, आई एम एंजॉइंग इट, बट आई डोंट हैव टू पुश एनीथिंग फॉरवर्ड। बिकॉज ये 2000 करोड़ की बिजनेस कौन संभालेगा? 2000 करोड़ यार कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, दैट्स एक्चुअल मनी। अगर उसकी वैल्यूएशंस एंड ऑल देखो वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाएगा ना। तो when you already have that legacy to fall back on, it's not easy, it's not that easy। चलिए कि मतलब बिरला जो है, कुमार मंगलम बिरला, उनके बेटे ने भी रणजी खेला, पर एक पॉइंट के बाद उससे भी मोटिवेशन टूट गया, ही इज गॉन बैक टू हिज बिजनेस अगेन। चलिए सर, ऑन दैट नोट ख़त्म करते हैं हम आज का पॉडकास्ट, एंड वी रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन दिस डिस्कशन, सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन।